हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर और आज हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि सर बोर्ड एग्जाम्स में हमें 95 प्लस चाहिए ही चाहिए। अब ऐसा है कि सर सबसे मेजर प्रॉब्लम आज तक ये रहा है कि हम लोग जब भी कोई वीडियो देखना शुरू करते हैं हमें लगता है वीडियो कितने पार्ट्स का होगा, कितना सारा वीडियो देखना होगा, कितना सारा नोट्स बनाना होगा और कितना पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक सॉलिड सॉल्यूशन है। आप लोग इतना दिमाग लगाओ ही मत। एकदम सिंपल बात है। अभी ऐसा है कि मैंने क्या किया, मैंने एक बवाल चीज आप लोगों के लिए डिजाइन किया है और वो है ढेर सारे बुक्स, है ना। बट इसमें से दो आपके लिए है और वो है क्लास 12 का, एक तो इकोनॉमिक्स और एक है दूसरा बिजनेस स्टडीज। तो मैं आज बात करूंगा थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का और बिजनेस स्टडीज का, और फिर आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं वॉच करना। तो ऐसा है कि हमारे ढेर सारे बुक्स लॉन्च हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सर मैं कोई बुक का नाम नहीं लूंगा, बट इफ यू गो फॉर एनी रेफरेंस बुक, इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 पेजेस, 600 पेजेस, एंड इट बिकम्स अ टास्क, अ वेरी बिग टास्क इन ऑर्डर टू रिवाइज एवरीथिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो बच्चों का रहता है कि सर क्या केस स्टडी पढ़े, क्या करे क्या करे क्या करे, मतलब कंसेप्ट तो बहुत पीछे छूट जाता है, प्रैक्टिस क्या करे, एमसीक्यू क्या करे, इतना टेंशन ही नहीं लेना। तो कंसेप्ट को लेकर, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को लेकर एकदम कंसाइज एस बनाया गया है हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, हर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्लास 11 12 सीए फाउंडेशन तक के लिए, ताकि आप विद इन 100 पेजेस, ये तो 100 पेज की भी किताब नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा सर, आप गिन सकते हैं, मतलब सेकंड्स लगेंगे आपको ये गिनने में। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 70 पेजेस। आगे पीछे अगर मैं लूं ऐसे तो 35 पेज का होगा ये कंटेंट। सर दिस इज, दैट्स इट, दिस इज योर इंटायर बिजनेस स्टडी सिलेबस, दिस इज योर इंटायर इकोनॉमिक्स का सिलेबस। यस सर, योर मैक्रो एंड योर आईडी। तो क्लास 12 के जो भी बोर्ड के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, दिस इज इट, लाइक दिस इज इट, दैट्स इट। लेकिन हाँ, ये नोट्स बनाया गया है बहुत शिद्दत के साथ, हर एक टॉपिक के साथ, और ये पूरा का पूरा डिजाइन किया गया आपके सीबीएसई के करिकुलम के हिसाब से। यानी कि आप फर्स्ट पेज में, द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव गिवन इज द सीबीएसई करिकुलम इटसेल्फ, व्हिच मींस ये जो बुक है ये आपके लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट सब टॉपिक्स के हिसाब से बनाया गया है। इसमें कोई पोर्शन छोड़ा नहीं गया है। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही स्वादिष्ट बुक है सर। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। एवरीथिंग इज इन कंसाइज एंड दिस इज डेफिनेटली अ बुक यू कैन गो थ्रू द नाइट बिफोर योर एग्जाम। सारे कंसेप्ट इसमें कवर्ड है, कुछ मिसिंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पे जो भी वीडियोस आ रहे हैं इसी बुक के रिलेशन में आ रहे हैं, यानी कि ये बुक को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं पूरी डिटेल में। और ये सारी वीडियोस, मतलब अगर आप ये बुक परचेज करते हैं जो भी लिंक दिया हुआ है उससे, और बहुत ही थ्रो अवे प्राइस पर है, क्योंकि मेहनत बहुत लगा है, कॉस्टिंग भी है, ऐसा बात नहीं है। और तुम लोग नहीं बनाओगे यार पैसे वाले तो कैसे चलेगा। तो whatever। तो अभी ऐसा है कि सर ये हमारा वीडियो है, ये हमारा बुक है, और जितने भी वीडियोस है हमारे इस पर्टिकुलर बुक्स पर ही बेस्ड रहेंगे, कोई और रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ाएंगे। अगर कुछ एक सम्स हुए या कुछ कंसेप्ट हुए, कंसेप्ट तो खैर सब सारे इसमें कवर्ड है, कुछ सम्स हुए, न्यूमेरिकल्स हुए, जो बच्चे आगे पूछते हैं सर ये बुक से ये है, वो हम सॉल्व करते हैं सर। और वो हम उसके लिए दूसरे बुक्स का रेफरेंस लेते हैं। दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू यू ऑल्सो। एंड दिस इज द बुक दैट यू विल बी रेफरिंग टू। दिस बुक इज अवेलेबल एट अ वेरी गुड प्राइस, आई थिंक सो। एंड लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाओ इसको परचेज करो और उसी से पढ़ते रहो, है ना। प्लीज इसका पीडीएफ मत मांगना, बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत के साथ बनाया गया ये बुक्स, बहुत टाइम लगा। काफी टाइम से मुझे वेट था ये अनाउंस करने का यूट्यूब पर कि हमारे बुक्स आ चुके हैं। एंड ऑल दीज बुक्स आर अवेलेबल फॉर सेल एंड यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब जाओ, तोड़ दो, एकदम गंद मचा दो, और भैया जितना हो पाए उतना मार्क्स ले आओ। ठीक है, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। चलिए सर, आते हैं वापस। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिवीजन शुरू किए थे, है ना। बुक कहाँ है? निकाल जल्दी जल्दी, इतना पैसा दिए तुम लोग। हमेशा रहता है, तुम बोलना शुरू करती हो फिर सब खराब हो जाता है। चलो। अच्छा वैसे नहीं, ओ आ जाएगा, ज्यादा मिस मत करो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, यही चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, राइट। एंड आप लोग मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिए थे वो वाला दो टाइप का स्टॉक में, गुड्स में, याद आ गया मेरे को, राइट। सो आई एम जस्ट रेफरिंग टू द इंडेक्स राइट नाउ। एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक, सब बेसिक्स कर लिए थे हम लोग, मैं टिक मार रहा हूं फटाफट, ठीक है, देख लो। व्हाट इज मैक्रो, याद आ गया? याद करो, इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, याद आ रहा है? हाँ, इनकम और एम्प्लॉयमेंट से डील करेगा, पता है ये चीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कंजम्पशन गुड्स हो गया था, कैपिटल गुड्स हो गया था, फाइनल गुड्स हो गया था, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया था। इंटरमीडिएट वर्सेस फाइनल वी डिड, स्टॉक एंड फ्लो वी डिड, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर वी डिड, यहीं तक। और ये रियल एंड नॉमिनल फ्लो वी डिड, इंजेक्शन एंड विड्रॉल वाज द लास्ट थिंग दैट वी डिड। ये देखिए, ये सारा हो गया, 10 concepts वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, यू वर नॉट देयर। वो थी, देखो उसको याद है, तुमको याद नहीं है। उसी क्लास का बात हो रहा है। चलो, नहीं ठीक है, यू डोंट हैव टू प्रिटेंड लाइक यू रिमेंबर। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो इकोनॉमिक टेरिटरी से स्टार्ट करें, हाँ।
पीओपी छोड़ के हो गया सब, वेरी गुड, इसीलिए तो उसको रिवीजन बोलते हैं। पीओपी हो जाएगा भाई, पहुंचेगा, हम पीओपी पढ़ा भी दिया, वीडियो देख ले एक बार। आई एम देयर, आई विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है, बट धीरे 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 धीरे, हौले हौले, ठीक है, हौले हौले से हो जाएगा प्यार, आराम से। चलो स्टार्ट करें 1.11 से। इकोनॉमिक टेरिटरी, रेडी? आइए सर, पेज नंबर क्या दिया हुआ है? पेज नंबर 1.2 पे, सेकंड पेज पर ही है सर। आ जाओ आ जाओ, एकदम प्यार मोहब्बत से पढ़ेंगे आज हम लोग, जरूरत पड़े तो श्रीतमा को हम लोग चाकू मार देंगे। चलिए, इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक टेरिटरी भाई इजी कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है। चलो रे, नहीं नहीं, तुम लोग आज मेरा कहानी सुनो, ठीक है? तुम अपना बोलती हो फिर सब फेल हो जाते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी के साथ। इकोनॉमिक टेरिटरी का कंसेप्ट बहुत सिंपल है ना? अभी फॉर एग्जांपल एक मूवी लगा हुआ टाइगर 3, है ना? लगा हुआ ना? कल मेरे को बोला था रायगढ़ में, चलो चलो टाइगर 3 देखने चलते हैं भैया। मतलब चलो, कितना का टिकट होगा? 100, 200, 300, 700? हम बोला देखो भाई सलमान खान हम बन जाएंगे, मेरे को 1400 दोगे तो, है ना? लेकिन हम 700 रुपया नहीं दे सकते एक टिकट का, रायगढ़ गांव में, रिक्लाइनर सीट। यस सर, वहां था हम ताई जोन, गांव में जाके तुमको क्या लग रहा है ट्रेन में चढ़े जाएगा, वहां जाएगा, वापस 700 रुपये देगा? वाह सरितमा। चलो सुनो सुनो सुनो, आते इकोनॉमिक टेरिटरी में। तो टाइगर 3 का स्क्रिप्ट देखो भाई, हमको तो इतना पता नहीं है, लेकिन हमको याद है हम टाइगर 1 और टाइगर 2 गलती से देखे थे, तो उसमें हमको याद है कि एक ठो रॉ, एक ठो ISI, ऐसे ही कुछ था, है ना? छोड़ना यार। हाँ नहीं नहीं, कटरीना दीदी और सलमान भैया, तो ये दोनों क्या करते हैं, जो भी करते हैं, होते कहां से है? अपने लोग देखते हैं सलमान भैया कहां से होते हैं? रॉ, इंडिया। और वो कौन सा इकोनॉमिक टेरिटरी से? हाँ जी, पाकिस्तान, ठीक है। वो देखते हैं हम लोग, और फिर दोनों मिलके कोई तीसरा कंट्री में जाके धूम मचाता है। बवाल स्क्रिप्ट है, तो यही चलता है 2 मूवी तक, एंड होपफुली थर्ड स्क्रिप्ट भी वही होगा, ठीक है? बट लेट्स सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हम लोग को अपना आइडेंटिटी क्या है हम लोग का? दैट वी आर इंडियंस, राइट? हाउ डू वी और वाई डू यू आइडेंटिफाई, और हाउ डू वी आइडेंटिफाई एज इंडियंस? बिकॉज वी वर पैदाउफाइड हियर, राइट? मम्मी पापा बूम, वी हैपन। So you have to understand that we are the citizens of India. Correct है, correct है? So we are bound by the Constitution of India. तो अगर हम लोग अभी इंडिया में हैं, हम ऐसा कोई हरकत नहीं कर सकते जो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, एंटी नेशनल हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता हो। करेक्ट है, करेक्ट है? हाउ डू यू नो दैट यू आर एन इंडियन? पैदा यहां हुए बाय बर्थ, बाय बर्थ मेरा जो सॉइल है, जो हमारा मदर नेचर है, वो क्या था? इंडिया। बोल के हम लोग इंडियंस है, करेक्ट है? कैसे बोल सकते हैं कोई एक बच्चा है वो कैनेडियन है, कनाडा में पैदा हुआ, लेकिन व्हाट इफ दैट पर्सन वाज बोर्न इन कनाडा बट नाउ कम्स इन इंडिया एंड फॉरएवर स्टेज इन इंडिया? एग्जांपल अक्षय कुमार, पता नहीं था किसी को, अक्षय कुमार इज नॉट फ्रॉम हियर, अक्षय कुमार इज अ कैनेडियन बाय बर्थ। तो अक्षय कुमार बाहर का आदमी है, लेकिन वो इंडिया में आकर पूरा अपना करियर बनाया, पूरा का पूरा काम यहां करता है, सारा गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करता है और यहीं रहता है। तो क्वेश्चन आता है सर, वो कौन सा पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कनाडा की इंडिया? इंडिया। बट ही वॉज अ सिटीजन ऑफ कनाडा। सिटीजन में और रेसिडेंट में फर्क होता है कि नहीं होता है? सपोज वन ऑफ योर ब्रदर्स हैज गॉन टू अ फॉरेन टू स्टडी एंड देन वर्क्स देयर नाउ, he was born and brought up in India, so he was a citizen of India and also was residing मतलब रह रहा है कहां? इंडिया। लेकिन अचानक से वो डिसाइड किया हम पढ़ाई क्या करेंगे? यूके, ब्रिटेन, सही है? यूके चला गया लंदन पढ़ने, वहीं पर बस गया, वहीं पर जॉब मिल गया, वहीं पर बीवी मिल गई, बच्चा भी वहीं है, नौकरी भी वहीं करता है, टैक्स भी वहीं पे करता है, बीच बीच में तुमको 1-2 लाख रुपया भेज देता है, भाग गरीब जा खुश रहे। अब मेरे को ये बताओ, अब वो कहां रहता है? यूके। कहां रहेगा? कहां टैक्स भरेगा? तो वो रेसिडेंट कहां का बन गया, लेकिन सिटीजन कहां का रहेगा? इंडिया। तो कैन ही चेंज हिज सिटीजनशिप? यस, इफ यूके गवर्नमेंट अलाउज। क्या एक आदमी 2 कंट्री का सिटीजन हो सकता है? नो, उसको एक ही चूज करना पड़ेगा, ठीक है? साइमल्टेनियसली 2 नहीं चलेगा। क्लियर हो गया इतना? एक बच्चा कंफ्यूजन क्रिएट किया था लास्ट ईयर, हमको याद है, वीजा को लेकर। सर दुबई का वीजा मिल गया मेरे को, तो सर मैं वहां का सिटीजन हो गया? नहीं, वीजा तो एक परमिट होता है, वीजा का रेसिडेंट से या फिर सिटीजनशिप से कोई रिलेशन नहीं होता। वीजा इज सिंपली अ परमिशन टू एंटर अ पर्टिकुलर टेरिटरी, एंड उसमें लिमिट्स लिखा रहता है जो आप कर सकते हैं, जो आप कितने दिन के लिए आपका लिमिट है, और उसके बीच में आपको जो करना है करो और निकलो यहां से। क्लियर है? इफ यू वांट टू एक्सटेंड दैट अगेन यू विल हैव टू गो टू द पासपोर्ट ऑफिस एंड गेट इट डन। सिंपल। आप घूमने आए हैं, घूमते घूमते बिजनेस करने लगे, 2 चाटे 3 चाटे कितने भी चाटे मार सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, लिखा हुआ है वहां, ठीक है? तो याद रखिएगा, ऐसा फालतू काम ना करे लाइफ में। बहुत लोग ये पछताया है करके कि भाई चलना टूरिस्ट वीजा पे चलते हैं, वहां बिजनेस खोल लेंगे।
फिर वहीं रह जाएंगे, बोल के बिजनेस वीजा में कन्वर्ट करो। बहुत गंदी तरीके से डिपोर्ट करता है, समझे, प्लेन से फेंक देता है एक तरीके से। चलिए आते इकोनॉमिक टेरिटरी में। देखो भाई, हम लोग को क्या अभी पढ़ाई किया मैंने, रेसिडेंट और सिटीजन। सिटीजन आप किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, रेसिडेंट आप किसी और कंट्री के भी हो सकते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम? दोनों सेम कंट्री का है, कोई प्रॉब्लम? दोनों डिफरेंट कंट्री का है, कोई प्रॉब्लम? कैन वी चेंज रेसिडेंटशिप? कैन यू चेंज सिटीजनशिप? यस, अभी तो बोला चेंज कर सकते तभी ना। रेसिडेंट आप ऐसे कुछ जाओगे चाइना में आज पैदल चलते, वो भी परमिशन चाहिए। चलो, दोनों के लिए परमिशन चाहिए, करेक्ट है। रेसिडेंट चेंज करने में और सिटीजनशिप चेंज करने में, दोनों में परमिशन चाहिए। क्लैरिटी मिल गया? चलो दूसरा बात, कौन सा लगता है टफर है? आई तुम ज्यादा ध्यान इधर दो, आई साउथ पॉइंट और एक साल जाएगा तुम्हारा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। बोलो, सिटीजनशिप चेंज करने में ज्यादा रेगुलरिटीज को फॉलो करना पड़ेगा, ज्यादा रेगुलेशन है, क्लियर है। लेकिन रेसिडेंटशिप आराम से चेंज हो जाता है, क्लियर है। क्वेश्चन आता है सर, टैक्स कहां लगेगा? नो, रेसिडेंट जहां के हो वहां पे टैक्स लगता है, क्लियर है। अब यहां पर बहुत सारा कुछ होता है, एक होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब यहां पर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सिखाना है जो हम लोग राउंड 1 में नहीं सीखे थे। चलो, आप लोगों को लिखना कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को सुनना है। रेसिडेंट्स के कितने वैरायटी होते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडेंट, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रेसिडेंट। अपने आप सर एनआरआई एनआरई ना 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 ना, नो ऐसा कुछ मत बोलेंगे, ठीक है। या तो वो रेसिडेंट है या तो वो रेसिडेंट नहीं है। कोई कोई लोग होते हैं जो रेसिडेंट होते हैं एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होते हैं, और कोई कोई लोग होते हैं जो रेसिडेंट होते हैं बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होते हैं। तो सर ये कहां डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। क्या हमारे सिलेबस के लिए रेलिवेंट है? आंसर इज नो सर, नो सर, यस सर, ठीक है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ अस हियर फॉल इनटू विच कैटेगरी? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इसीलिए क्योंकि इतना कुछ लिख देगा तो आपका छोटा सा ब्रेन अटक जाएगा, जो ऑलरेडी अटका हुआ है। तो हम लोग क्या डिसाइड किए कि इसको हम लोग क्या नाम देंगे? एनआर। पता है क्या नाम? नॉर्मल रेसिडेंट। और आप लोग अगर चेक करेंगे, आप लोग का डेफिनेशन में यहां पर देखो रेसिडेंट दिया हुआ है और उसके अंदर में एक सब डेफिनेशन दिया हुआ है, नॉर्मल रेसिडेंट। समझ में आ गया? तो मैं आपको बता दिया इसका डेरिवेशन कहां से है, लेकिन आज हमारा इनकम टैक्स लॉ पढ़ने की ना क्षमता है ना इतना हम ज्ञान चाहिए, तो भैया गूगल कर लो। समझ में आ गया? कोई मेरा ही वीडियो होगा जिसमें आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, या कोई भी अच्छा टैक्स प्रोफेसर का आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर किसी का बहुत मन है पढ़ने का तो पढ़ सकते हो, लेकिन इतना मत याद करो, मत पढ़ो, मेरा सजेशन है, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो सबसे साधारण लोग हैं, क्लियर है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट पता है इनका क्या होता है? हाउ डू यू नो दैट अ पर्सन is a normal resident? First of all, why are we studying this? Very simple. In order to gain national income, chapter का नाम क्या है? In order to calculate the national income of our country, we need to know how many people are earning here and contributing to my GDP. बोलो yes, clear है। तो उसमें क्वेश्चन आता है वो लोग कौन है? तो वो लोग इस चार्ट के हिसाब से नॉर्मल रेसिडेंट। समझ आ गया? क्योंकि ये इंसान भी हमारे यहां कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, ये इंसान तो कतई ही नहीं दे रहा, ये पूरा फॉरेनर हो गया, क्लियर हो गया। तो हम लोग का जीडीपी में कॉन्स्टेंटली कौन कंट्रीब्यूशन दे रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट कौन है ये पहले समझना होगा, और दूसरा ये समझना पड़ेगा ये नॉर्मल रेसिडेंट कितना ज्योग्राफिकल एरिया में काम कर सकता है, क्लियर है। तो ज्योग्राफिकल एरिया इज डिफाइंड अंडर विच पर्टिकुलर टॉपिक? इकोनॉमिक टेरिटरी। बोलो अभी क्लियर हुआ? पढ़ क्या रहे, क्यों पढ़े? क्लियर है। नेशनल इनकम कंट्रीब्यूशन बाय पीपल, पीपल शुड बी नॉर्मल रेसिडेंट, और वो लोग का एरिया ऑफ ऑपरेशन शुड बी इकोनॉमिक टेरिटरी। क्लियर हो गया? इकोनॉमिक टेरिटरी इन शॉर्ट बोले तो हमारे देश का बाउंड्री, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ कवर होता है और उसको छोड़ के भी कुछ कवर, ठीक है। तो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दोनों आने वाला है, ध्यान देते हैं। आइए सर, इट रेफर्स टू, इकोनॉमिक टेरिटरी का डेफिनेशन एकदम नस काट के याद कर लेना, ठीक है। इतना कि अगर तुम लोग का खून निकले तो उसमें इकोनॉमिक टेरिटरी का डेफिनेशन निकले, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक टेरिटरी रेफर्स टू द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का मतलब क्या लग रहा है? देख के क्या लग रहा है? पॉलिटिकल फ्रंट, कलर बदल के लिखे, देखो तुम लोग का रंग नहीं बदल रहा। बोलो बोलो, पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब क्या हो? पॉलिटिकल एरिया, हाँ, जो गवर्नमेंट के सुपरविजन में हो, जो कवर्ड हो बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्लियर है। पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितना पर्टिकुलर एरिया का कवरेज डिफाइंड है, क्लियर है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप ये सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला कैलकुलेशन के हिसाब से आपको मार्क करके मिल जाएगा। गूगल मैप पर भी एक डॉटेड लाइन मिलेगा कहां पर हमारा बाउंड्री कटा हुआ है,
क्लियर है? मतलब लिटरली एक लाइन होता है और वो लाइन अगर आप क्रॉस करेंगे तो आप दूसरे के इकोनॉमिक टेरिटरी में पहुंच गए। बजरंगी भाईजान प्रोमैक्स, क्लियर हो गया? दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दैट इज अ वेरी माइनर डिफरेंस। ऐसा कुछ नहीं जो आपको मेजोरिटी डिफरेंस, हाँ थोड़ा सा दिखता है, वो लोग को खुश रखता है, हम लोग को खुश रखने का ट्राई करता है, बट ऐसे कोई ग्लोबल सर्च करेगा, अमेरिकन आदमी सर्च करेगा तो उसको इंडियन व्यू ही मिलेगा। समझ गए? अच्छा, इट रेफर्स टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, बोलो क्लियर है? सही है? तो सबसे मेजर डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐड किए, मतलब ऐड करना पड़ा, मतलब वो ऑलरेडी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में नहीं होगा। बोलो यस। तुम लोग होश में हो? कुछ कौन होश में नहीं है? रितमा होश में नहीं, रितु भीग जाएगा नहीं, सॉरी। चलो, इट रेफर्स टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, इसमें बोलो क्या क्या ऐड करना है। पहला चीज क्या ऐड किया है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। बहुत बढ़िया, बोलो बोलो, पहला चीज ऐड क्या किया हुआ है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, मेरा एग्जाम नहीं है, तुम लोग को बोलना है, बोलो बोलो, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। क्लियर है? एक बात समझो, शिप एयरक्राफ्ट दो अलग चीज होता है। शिप पानी पे तैरता है, एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता है, वो ऐसे करेगा तो फट जाएगा। शिप में अगर आए, शिप क्या इंडिया में ही खड़ा रहेगा? आपने शिप क्यों खरीदा? इंडिया में घूमी घूमी करने के लिए। अच्छा, अगर तुम लोग कभी भी पानी पे कोई बोट पे गया है, उसको शिप बोलते हैं क्या? नहीं ना, उसको बोट बोलते हैं। डिफरेंस है ना? उसका ईयरफोन्स भी आता है, तो आप इमेजिन करो सस्ता है, लेकिन शिप इज वेरी एक्सपेंसिव। तो डू यू थिंक शिप इज मेंट फॉर पीपल लाइक अस? शिप इज मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज दैट इज वेयर द वैल्यू यील्ड्स अ लॉट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ आ रहा है? तो शिपिंग का काम क्या होता है सर? इंडिया का पोर्ट से जाएगा, वापस आएगा 2 महीने बाद। ऐसा भी होता है कभी कभी शिप गया 1 साल के बाद लौट रहा है, 1 साल के बाद। तो क्वेश्चन आता है सर, जब ये शिप इंटरनेशनल वाटर्स में चला गया, मतलब वहां पर कोई जमीन तो है नहीं, किसी का माई बाप है नहीं, तो क्वेश्चन आता है सर, ये शिप पे लॉ रूल्स रेगुलेशन किसका फॉलो होगा? जहां पर क्या है? नो, 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 ओनर कहां का है? दैट्स इट। तो मेरा ये शिप जो है, इसका ओनर कौन है? तो बोला इसका ओनर एक इंडियन है। तो बोला वो नॉर्मल रेसिडेंट है? बोला हाँ ये नॉर्मल रेसिडेंट है। तो बोला ये जो बोट है, ये वर्ल्ड में कहीं भी घूमे, कितना भी टाइम पीरियड के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोट इज टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब उसमें जितना भी ट्रांजेक्शन होगा टेक्निकली सब रुपीज में होना चाहिए, जितना भी लॉज फॉलो होगा किसका फॉलो होगा? इंडिया का होगा। समझ आ गया? और जो जो लॉ में इंडिया पनिशेबल, कोई भी ऑफेंस होगा तो कौन सा पर्टिकुलर लॉ में उसको सजा मिलेगा? इंडियन पीनल कोड। समझ आ गया? तो कोई भी लॉ अप्लाई होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, पार्टनरशिप एक्ट होगा, सब इंडिया का अप्लाई होगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि ब्राजील जा रहा है तो वहां का लॉ लग जाएगा, कनाडा जा रहा है तो वहां का लॉ, ऐसा कुछ नहीं होना। सबको क्लियर है? तो शिप, फिर से, शिप हो या एयरक्राफ्ट हो, बोलो बोलो, शिप और एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, ये किसमें ऐड किया गया है? इकोनॉमिक टेरिटरी में। तो इकोनॉमिक टेरिटरी का बेस डेफिनेशन क्या बोलो? पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। सबसे पहला प्लस आइटम क्या था? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, चलो। रितमा फोन पे बातचीत करती हो तुम किसके साथ कभी? ठीक है साथ भी फोन पे, तो अभी क्यों नहीं बोल रही? चलो सेकंड, फिशिंग वेसल्स प्लस फ्लोटिंग रिग्स इन इंटरनेशनल वाटर। अब मजा आएगा। ए तुम इधर आ तो थोड़ा इधर, हाँ उसको छुप के बैठी हुई है। चलो देखते हैं, तुम बहुत चालू चीज है। साउथ पॉइंट ना, साउथ पॉइंट हमको पता है टॉक्सिक ट्रेड्स। फिशिंग वेसल्स प्लस फ्लोटिंग रिग्स इन इंटरनेशनल वाटर। अब मजा आएगा सर आपको, बता रहा हूं ना मैं, क्लास 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब, बट ठीक है, मुबारक हो, कंसेप्ट हुआ है। सुनो, पहला क्या लिखा हुआ है? फिशिंग वेसल। फिशिंग वेसल मतलब मछली पकड़ेगा। तो फिशिंग वेसल, अब ये बोट भी हो सकता है, शिप भी हो सकता है, ठीक है। पर वो नेशनल ज्योग्राफी में आता है, शॉक पकड़ के लेके आता है, मजा आता है लोगों को देख के, यार शॉक पकड़ा। लेकिन आप यहाँ नोटिस करेंगे, बोट हो या शिप हो, दोनों ही चलता है। तो इसमें भी बहुत लोग बोलते हैं सर शिप हुआ तो ऊपर चला जाएगा, वो नहीं, उसका पर्पस देखा जाएगा। पर्पस देखा जाएगा, मछली पकड़ने का पर्पस है तो वो किस में आएगा? फिशिंग वेसल। वरना आप बोलेंगे सर ये वाला शिप को यहाँ डाल दो ना, हम लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, इसका पर्पस हम लोग देखेंगे। अगर ट्रैवलिंग का पर्पस है, क्रूज सुने हो? क्रूज लोग जाते हैं, अमीर लोग क्रूज, तो हाँ दे आर द लगेज। तो आप यहां पर देखेंगे धरती का बोझ, जमीन नहीं उठा पर पानी में चले गए।
तो अब आप ये सोचिए, शिप है तो शिप आप यहां क्लासिफाई नहीं करेंगे, पर्पस देखेंगे, यहां क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो फिशिंग वेसल प्लस फ्लोटिंग रिग, फ्लोटिंग रिग मतलब रिग बनाया जाता है बेसिकली एक टेम्पररी स्ट्रक्चर, परमानेंट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, जो पानी पे फ्लोट कर रहा होता है और वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है जमीन से, मेन वही काम है, सही है। वो बाकी सारे शिप्स आते हैं और उसमें से ऑयल ले लेकर जाते रहते हैं, टैंकर फुल होकर जाता रहता है, दैट इज नोन एज फ्लोटिंग रिग, क्लियर है। अच्छा, इसमें क्या क्या एक्सट्रैक्ट होता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑयल, नेचुरल गैस, क्लियर है। बहुत बार वहां पे नेचुरल गैस का एक पाइपलाइन बैठा दिया जाता है सीधा कंट्री में जा, ठीक है। इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव वर्क बट ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय पीपल। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन इंटरनेशनल वाटर। अच्छा देखो डिफरेंस क्या है, इंडियन ओशन नाम दिए हैं तो क्या वो इंडिया का है? नाम है इंडियन ओशन तो क्या वो इंडिया का है? क्या तुम क्या कर रही हो, ट्रू फॉल्स ऐसे बटन 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 तोड़ दोगे तुम, ये जो कर रही है बटन ऑन करिए ऑफ करिए आग लग जाएगा। चलो बोलो, इंटरनेशनल वाटर, देखो मेरा बात सुनो, हर एक कंट्री का नहीं, बिल्कुल भी नहीं है पगला लोग। पैसिफिक ओशन किसका है? सर पैसिफिक बोल के कंट्री का है, थोड़ा लॉजिक लगेगा। अरेबियन सी, सर अरेबियन कंट्री का है, कौन है अरेबियन? ऐसा कुछ लॉ नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है इकोनॉमिक टेरिटरी जो होता है ना, आपका जो देश का बाउंड्री है, चलो बड़ा गंदा सा मैप बना देते हैं इंडिया का, क्या बवाल बवाल मैप है ये, ठीक है। सुनो सुनो चुप रहो तुम, पाकिस्तान को भी ले लेते हैं, पाकिस्तान भी ले लिया, चलो चुप रहो। चलो अपने लोग यहाँ पर बहुत बड़ा कंट्री बनाए हैं, ठीक है, जो लेना ले लो इससे डेरिवेशन। लेकिन आपको याद रखना है कुछ एक नॉटिकल माइल्स या कुछ एक किलोमीटर्स तक ओशन का जो टेरिटरी है उसको भी इंडिया का माना जाता है, और उसके बाद जो बन जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर इज नॉट ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय एनीवन, इट इज जस्ट एन एग्जिस्टेंशियल बॉडी जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, क्लियर है। इंटरनेशनल लॉ, मैरीटाइम लॉ लग जाता है वहां पे, मैरीटाइम लॉ मतलब मरीन का जो लॉ लगता है वो लगेगा क्या? भाई मार्स पे भी मर्डर हुआ ना, उसके पीछे भी लॉ है। हाँ जी, तो भाई हम लोग ये सब बनाए क्यों है, WTO और ये सब बना क्यों है ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के। तो देयर आर सम थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को ऐसा पता चला कि, या यूएसए को ऐसा पता चला कि इंडिया में बहुत हरामी चीज हो रहा है, अब हम लोग उसको लीगल करके रखे क्योंकि हमको अच्छा लगता है। मान लो ऐसा कोई चीज हो रहा है विच इज कंसिडर्ड टू बी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पथेटिक, स्लेवरी या फिर चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज मतलब गंदा वाला चाइल्ड मैरिज, लाइक एक बुढ़ा का शादी हो रहा है 9 साल की बच्ची के साथ। अब आप ये मानोगे कि नहीं मानोगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये लीगल है मैक्सिमम इस्लामिक कंट्रीज, मैक्सिमम इस्लामिक कंट्रीज में लीगल है, कोई पनिशमेंट भी नहीं है इसका, कोई पनिशमेंट क्या, लीगल, इट इज सेलिब्रेटेड देयर। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर तो सर ये बहुत गलत चीज है, मतलब एक नॉर्मल सिविल आदमी जिसको हम लोग बोलते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन बोलो या सही दिमाग का आदमी, दिस इज क्रीपी। बट रेयर केसेस में ठीक है यार, क्या करोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है ये बहुत बड़े स्केल में हो रहा है और ये बहुत गंदा हो रहा है, तो दूसरा कंट्री का आदमी घुस के सबको उड़ा देगा विदाउट डिक्लेयरिंग वॉर, बिकॉज ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे गलत है। भाई तुम फोन हटा दो नहीं तो हम फेंक देंगे रोड पे, हम फेंके हुए हैं पहले देना बैच से। तो आप ये देख लो कि सर इंटरनेशनल वाटर पर कुछ इसी तरीके का लॉ अप्लाई होता है टेक्निकली, क्लियर है। मतलब जहां पर कुछ नहीं समझ में आ रहा करना क्या है, लेकिन ऐसे टू अंडरस्टैंड कि कोई एक पगला आदमी अपना बोट लेकर कहीं से चला गया और दूसरा एक बोट पे आदमी खड़ा था, वो भी पगला आदमी, वो उसका मर्डर कर दिया। आई डोंट थिंक ये दो पगला आदमी के बारे में पूरा नेशन झगड़ा करेगा, इट विल जस्ट बी लाइक तुम भी डूब के मरी जाओ। समझ में आ गया? इट इज नॉट समथिंग विच वी हैव टू वरी अबाउट। बट इंटरनेशनल वाटर में, अगर ये इंटरनेशनल वाटर में अगर एक फ्लोटिंग रिग बन गया जो यहां से ऑयल या नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करके किसी एक कंट्री को सप्लाई कर रहा है, तो हम लोग यहां पर क्या देखेंगे? ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। तो यहां पर भी उसका ओनर को चेक करेंगे, जैसे पिछले वाले में चेक किए थे, क्या होना चाहिए वो ओनर? नॉर्मल रेसिडेंट, क्लियर है। लेकिन उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होना चाहिए उस रिग को ओन करने के लिए। तो मतलब दैट पर्टिकुलर rig needs permission from maybe multiple government or a single government that yes, inform तो करना पड़ेगा ना, I am setting up a rig there, I need your permission। तो गवर्नमेंट ने तुम्हें अलाउ कर दिया, कहीं का भी गवर्नमेंट हो, कोई डिस्प्यूट नहीं है, तब तुम्हें अलाउ मिल जाए, क्लियर है। तो फिर हम लोग उसको अपने ही कंट्री का इकोनॉमिक टेरिटरी में जोड़ेंगे। बोलो डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट। एम्बसी, आगे देख लो लास्ट, एम्बसी, एम्बसी, इंडियन एम्बसी इन अ फॉरेन कंट्री, इंडिया का ही है,
फॉरेन एम्बसी इन इंडियन कंट्री, यहां का इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है। कॉन्सुलेट्स जहां पर डेलीगेट्स जाते हैं, डेलीगेट्स का मतलब होता है हम लोग जिन लोग को बोलते हैं डिप्लोमैट्स फ्रॉम आवर कंट्री, मतलब जो हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल यहां से अमित शाह जी चले गए बाहर, तो वो क्या हुए? डिप्लोमैट। डिप्लोमैट मतलब दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री एंड दे हैव कम फॉर व्हाटएवर बिजनेस पर्पस दे फील लाइक, दैट डज नॉट मैटर, बट देयर आर हाउसेज इन फॉरेन कंट्रीज क्रिएटेड बाय इंडियंस फॉर इंडिया। वो किस में जाएगा? कॉन्सुलेट। भाई मेरा घर का बाजू में कॉन्सुलेट है, बगल वाला बाजू में कॉन्सुलेट, एक कॉन्सुलेट का घर है। तो कॉन्सुलेट क्या होता है? कॉन्सुलेट होता है बाहर का डेलीगेट अथॉरिटी है, उसने यहां पर एक प्रॉपर्टी खरीद के घर बना दिया। अरे यार तुम लोग कभी जाते नहीं हो, यूको बैंक का क्वार्टर है, एसबीआई बैंक का क्वार्टर है, या एसबीआई बैंक का एम्प्लॉय लोग रहता है, देखे हो कभी? एलआईसी का क्वार्टर है, पुलिस का क्वार्टर है। तो क्वार्टर क्या होता है? एक बड़ा कंपनी है, वो बोलता है आप अगर हमारे मैनेजर बनेंगे आपका रहना फ्री। अरे तो रहेगा कहाँ? तो उसके लिए वो लोग बिल्डिंग बना दिया, ये एसबीआई का सारा कलकत्ता का एम्प्लॉय इस बिल्डिंग में रहेगा। क्या? बाहर का कोई आदमी यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद लिया, नहीं वो नहीं आएगा ना हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी। हाँ हाँ हाँ, समझ आ रहा है? तो ये क्या, नहीं नहीं एफडीआई, बट इफ दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया फॉर इंडिया, सेलिंग गुड्स इन इंडिया, रुपीज में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तब तो नहीं 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 नहीं, वो वहीं का टेरिटरी भाई, वहीं का टेरिटरी। इट हैज टू बी अ कॉन्सुलेट। वो अच्छा चीज पूछा, वो बोल रहा है एक फॉरेनर आया इंडिया में अपना बंगलो खरीद लिया, तो वो क्या फॉरेन बन गया? इंडिया ही रहेगा। नहीं इंडिया ही रहेगा, वो इंडिया ही रहेगा। बट अगर वो एक कॉन्सुलेट है, कॉन्सुलेट मतलब अगर गवर्नमेंट उसको गिफ्ट दिया है, जस्ट लाइक एन एम्बेसी, कि यहां पे आप प्राइवेटली जो करना करिए, नो सुपरविजन हमारे यहाँ, उसको हम लोग कॉन्सुलेट बोलेगा। अ घर विच इज मोर लाइक एन एम्बेसी ओनली, बट उधर कोई ऑफिशियल काम नहीं होता तो चिल मारते हैं। समझ आ गया? हाँ, वो क्या है? कॉन्सुलेट। देखो इसका इतना लीगैलिटी पढ़ने जाओगे तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इफ आई वर टू टेल यू समथिंग, एम्बेसी इज वेर यू वर्क, कॉन्सुलेट इज बेसिकली योर होम, बट बोथ आर फॉर फॉरेन डिप्लोमेट। So this is like commercial, this is residential, just in short. Next क्या लिखा हुआ है? मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आवर कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। तो इंडिया का मिलिट्री बेस अगर कोई और कंट्री में, इंडियन मिलिट्री बेस, जैसे यूएस का बहुत जगह मिलिट्री बेस है, बहुत सारा इस्लामिक कंट्रीज में यूएस का मिलिट्री बेस है, तो वहां का गवर्नमेंट बोल के रखा है भाई हमारा सिटीजन बहुत क्रीपी है, तो यूएस बोले ठीक है हमें तुम्हारा एयर राइट्स चाहिए। एयर राइट्स का मतलब वी ओन द एयर। इन यूएसए हैज मोर देन 50% ऑफ पूरा वर्ल्ड का एयर राइट्स। एयर राइट्स मतलब आसमान उनका है, तो तुम एक फतिंगा भी उड़ाएगा ना ऊपर में, उससे परमिशन चाहिए। तो यूएस बोला कि आई विल प्रोवाइड यू विद सिक्योरिटी, तुम्हारा कंट्री अच्छे से नहीं चला पा रहे तुम, हम चलाएगा तेरा कंट्री, या हम सिक्योरिटी देगा तेरा कंट्री। कोई इलीगल टेररिस्ट आदमी होगा जो तुम्हारा कंट्री का नाम खराब कर रहा है, आई विल उड़ाओ 5 देम विद माई मिसाइल्स, यू हैव टू गिव मी फ्री स्पेस, फ्री फूड, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी वो बोलेगा देना पड़ेगा, और पूरा एयर राइट्स देना। मतलब यूएस का एयरक्राफ्ट कहीं से भी गुजरेगा तुम लोग को खबर नहीं देंगे हम, तुम्हारा एयरक्राफ्ट गुजरेगा तो मेरे को खबर चाहिए। समझ में आ गया? बट व्हेन यू हैव अ अपर हैंड यू कैन डू ऑल दीज डील्स। आप कर ही सकते हैं ना, आप तो डेस्परेट है, आप तो कुछ भी डील में हाँ बोलेंगे, वो अच्छा करने के लिए भी आपके ऊपर से सुपरविजन ले ले। सिंपल है, मैंने काम में इंटरफेयर मत करो। दैट इज मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आवर कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। समझ आ गया? बहुत बार होता है ना किडनैप करके ले जाता है किसी को, अभी जैसे हमारे साथ वहां हो रहा है, हमारा पैलेस्टाइन वॉर जो अभी चालू है, तो वहां पर आप क्या देखेंगे, इजराइल में कोई किडनैपिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बहुत जगह पे यूएस के बच्चों को, स्टूडेंट्स को वो लोग रख ले रहे हैं अपने पास कि भाई नहीं भाई हम लोग जाने नहीं देंगे, हमारी मांगे पूरी करो। तो आप वहां पर आप इमेजिन करो यूएस का सोल्जर लोग जाके उन लोग को ठोक पीट के वापस घर ले आ रहा है, क्योंकि वो लोग यूएस सिटीजन है। टेररिज्म प्रोटेक्शन इज कवर्ड अंडर यूएस। हमारे यहाँ कुछ नहीं इंडिया का, यूएस वाला लोग का टेररिज्म इंश्योरेंस है। यस, इफ यू आर किडनैप्ड गवर्नमेंट विल कम टू सेव यू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सोचिए इस टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यूएस, क्योंकि इट हैज सो मच पावर ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ आ गया आपको? तो सर ये सारा चीज मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स बैठा के रखे ना हर जगह, खाली कॉन्सुलेट से काम और एम्बेसी से काम नहीं चलता, मिलिट्री बेस भी होना चाहिए। वहां पे तो पेट निकाल के लोग बैठा हुआ रहेगा एस्टैब्लिश। तुमको लगता है यूएस में मोटा लोग नहीं, हमसे मोटा मोटा लोग है वहां पे। समझ आ गया? बट वो लोग थोड़ी मिलिट्री का आदमी है, तो ऑफिशियल है, ये लोग मिलिट्री का आदमी है। डन? आगे बढ़े? चलो, तो ये क्लियर है आपको इकोनॉमिक टेरिटरी। अब एक एक करके पहले लर्न करते हैं। चलो तुम लोग तो छापेगा, चलो पहला बोलो, पहला लाइन क्या था? पहला लाइन ऊपर वाला, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ आवर कंट्री प्लस पहला चीज
शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। उसके नीचे क्या था? फिशिंग वेसल्स एंड फ्लोटिंग रिग्स इन इंटरनेशनल वाटर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट हैविंग एक्सक्लूसिव राइट्स। कंप्लीट। और थर्ड वाला पॉइंट अभी पढ़ा, पहला एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ आवर कंट्री इन फॉरेन कंट्री। क्लियर है? या इन अनदर कंट्री कैसे भी लिख सकते हो, लोकेटेड अब्रॉड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा चीज बोलो किसका डेफिनेशन था? पूरा रिवीजन हो गया, बढ़िया, एकदम याद हो जाएगा। आगे बढ़े। इकोनॉमिक ट्रीटी डन। लेकिन यहां पर बार बार देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज है ये। देखो क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट। तो अब नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब हमें मिला है 1.12 में। क्या बुक बना है सर? वाओ। चलो तो रेसिडेंट में आते हैं। पहला लाइन पढ़िए। A person can be the citizen of one country and resident of another at the same time। बोलो ये लॉजिक क्लियर है? You can be citizen and you can be a resident of another country। एक चाइनीज पैदा हुआ आदमी, वो आ गया इंडिया में काम करने के लिए। सिटीजन कहाँ का? चाइना का। और रेसिडेंट कहाँ बन गया? इंडिया का। डन। ऐसे तो कोई, मैं तुम लोग को आज नहीं पढ़ाना चाहता, कभी नहीं पढ़ाना चाहता, इस चीज में तुमको डालना ही नहीं चाहता कि रेसिडेंट कैसे क्वालिफाई होता है। बट एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी भी कंट्री में 182 डेज और मोर रह जाते हैं, आप वहां के रेसिडेंट होना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है? आप एक साल में कितना डेज होता है? डिवाइडेड बाय 2 करिए, 182.5, तो 183 डेज तुम किसी और कंट्री में गुजार लो, मोर देन हाफ अ ईयर, तो आप उस कंट्री के रेसिडेंट बनना शुरू कर देते हैं। एक साल में नहीं होगा, क्योंकि आपने 183 डेज वहां स्पेंड किया, वापस आया इंडिया। अब इंडिया में चेक करेगा, बोला 60 दिन से ज्यादा था इंडिया में, बोला हाँ। उसके पहले भी यहीं था, बोला हाँ, तो बोला तुम यहीं का है। लेकिन तुम 3-4 साल रह गए बाहर कंटिन्यूअसली, मोर देन हाफ ईयर कर करके, तब फिर तुम्हारा रेसिडेंट जो है चेंज हो जाएगा। फिर भी तुम सिटीजन यहां का रहेगा। समझा? हाँ। लेकिन अगर वो लोग को ऐसा लगा कि भाई ये तो आता भी नहीं है, जाता भी नहीं है, रिश्ता नाता ही नहीं रखना चाहता है, तो वीजा 6 मंथ्स का मिलता है, वो तो टूरिस्ट वीजा है। बट व्हाट इफ यू गो फॉर वर्क और एजुकेशन, देन यू गेट अ 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर वीजा, बिजनेस वीजा। तो वो वीजा में अगर आप पूरा यूटिलिटी ले रहे हो, गवर्नमेंट में प्रॉब्लम नहीं कर रहे हो, एंड द कंट्री इज ऑल्सो लविंग यू, आर लविंग दैट कंट्री, यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, so you will all get all those benefits। रेसिडेंशियल स्टेटस, अब इनकम टैक्स एक्ट क्या अमेंडमेंट पास किया था उस साल, देखना पड़ेगा, कोविड लोगों के लिए। वो तो एक स्पेसिफिक केस है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर असेस करके छोड़ देगा, कुछ नहीं बोलेगा। वो लोग एक साल के लिए नहीं रेसिडेंट ही माने जाएंगे, मजबूरी में थे ना, बिल पे तो नहीं थे। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ये कहानी सुनकर बोल देगा आप यहीं के रेसिडेंट। सब चीज का लॉ है, लेकिन क्लैरिफिकेशन के लिए यू कैन अप्रोच योर एओ। एओ होता है असेसिंग ऑफिसर। आपको एक एओ मिलता है हर साल। एओ मतलब आपके ऊपर जो ऑफिसर है, जो आपका इनकम टैक्स देख रहा है, आपका एक क्राइटेरिया, ज्यूरिसडिक्शन है। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, यू कैन गो टू हिम टू आस्क क्वेश्चन। बट इफ यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, देयर समथिंग इज रॉन्ग। इट इज बेटर टू अवॉइड गोइंग टू इनकम टैक्स ऑफिस। एक बार गए तो मंदिर जैसा लगेगा, बार बार जाना पड़ेगा, और प्रसाद देना पड़ेगा, उल्टा मिलेगा कुछ नहीं। समझ आया? इंडिया में ये सिस्टम है। एक बार इनकम टैक्स ऑफिस का बुलावा आ गया, जिंदगी भर जाते रहना है। एक चिट्ठी नहीं, अब आता रहेगा चिट्ठी, डाउट नहीं होने देना है। उसी में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग का बहुत कमाई होता है। समझ आया? जैसे हमारे पास एक क्लाइंट था, बहुत गरीब। अब मैं तुमको बस एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ, नॉट टेकिंग टू मच टाइम। 5000 वो कमाता था, 15,000 20,000 अ मंथ, तो हम लोग बहुत गरीबी बोलेंगे। 15-20,000 अ मंथ इज 1,80,000 पर ईयर। उसमें वाइफ है और बच्चा भी है। अब बहुत गरीब, तो लोन चाहिए कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। पूछा नहीं अपना सीए से, किसी से कंसल्ट ही नहीं किया, सीए का जरूरत ही क्या है, टैक्स तो भरा नहीं लाइफ में कभी। उसका जो बैंक का मैनेजर था, टेढ़ा दिमाग का था, उसको बोल दिया बेटा एक काम करो, 10,000 हर मंथ तुम विड्रॉ करो और 10,000 डिपॉजिट कर दो। एटीएम से जाके विड्रॉ करो, अगला महीना डिपॉजिट कर दो। इससे लगेगा कि तुम्हारा कमाई हो रहा है और खर्चा हो रहा है, कमाई हो रहा है, खर्चा हो रहा है, कमाई हो रहा है, वही पैसा है, वो 10,000 ही है। ज्यादा के डिपॉजिट कर रहे हैं, ज्यादा के निकाल रहे हैं, ज्यादा के डिपॉजिट, खुशी में खुशी खुशी। अब साल भर में ये क्या किया पगला, बोलता है इनकम ज्यादा दिखाने का चक्कर में हर महीना हर वीक करने लगा। So he did it for 1 year. Next year, he went to the bank. Bank gave him a loan. Because the idea was of bank. और नेक्स्ट टाइम इनकम टैक्स का चिट्ठी आ गया, बोलता है 10 लाख रुपया का तुमको पेनल्टी लगेगा। 10 लाख से भी ऊपर का बिल भेजा था उसको। बोला क्यों? बोला क्योंकि ये इनकम कहां से आ रहा है हमें समझ में ही नहीं आ रहा, और आप इस पर टैक्स भी नहीं भरे हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम एमएमआर, मतलब 78% टैक्स लग जाता है। तो बोला ये आके दीजिए सारा टैक्स हमें।
हालत खराब। बोलता है यार जैन सर ये क्या हो गया, हम तो गरीब आदमी हैं। तो बोलते तुम ये पगला वाला काम क्यों किया। झूठ बोलना है तो पूछ के झूठ बोलो ना। एक सिस्टम होता है, तुम्हारा इनकम है 2-3 लाख रुपया साल का, ऊपर से तुम 10 लाख और दिखा दिए, 5-8 लाख और दिखा दिए, तो टैक्स लगेगा ना, टैक्स भी तो देना होगा। नहीं सर ये तो फ्री है, हम तो एटीएम में वही 10,000 बार 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 डाले। समझा। बैंक तो अलग ऑपरेट कर रहा है। अब इनकम टैक्स का चिट्ठी आया, अब बस अब इनकम टैक्स जाओ ऑफिस, गए मेरे फादर, दो 10,000 रुपये, वो 10,000 सबसे पहले हमको दो, जो तुम बार बार डाल रहे हो, ये फीस, रिटेनर फीस। गए इनकम टैक्स ऑफिसर को ये बात एकदम ट्रूली बताया गया। इनकम टैक्स ऑफिसर बोला नहीं इसका बुक्स हम लोग क्लियर कैसे करें। तो फिर बाद में बैंक पे हल्का सा केस हुआ, बैंक का लोन कैंसिल कराया गया, बैंक पर भी पेनल्टी लगा कि मैनेजर ऐसा कंसल्टेशन क्यों दिया, बहुत लफड़ा हुआ। हाँ लेकिन इसको भी ले दे के 1 लाख रुपए का फटका लग गया कि तुम ये काम क्यों किया, दिस इज स्टिल अ फ्रॉड, चीटिंग। समझे। तो जो भी करो सोच समझ के करो, कुछ भी मत करो। बोलो बोलो क्या बोल रही है। तो बैंक को बोला तुम क्या स्टेटमेंट देख के इसको लोन दिया, बैंक लोन कैसे दे दिया इसको। समझा। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में केस हुआ। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, अरे वो जब भी जो करना है वो तो कर रहा है, तुमको 10,000 डालने निकालने से कोई नहीं रोक रहा, बैंक क्यों लोन दिया उसको। इट इज ऑटोमेटिक इन इफ यू डिपॉजिट एनीथिंग इन अ बैंक, इट इज इनकम। Anything you deposit until and unless you give a clarification to the government, this is not. अगर तुम अभी मेरे को फीस दी 10,000 रुपया और हम जाके बैंक में डाला, वो 10,000 मेरा इनकम है फ्रॉम अदर सोर्सेस। हाँ। नो, 5 लाख के नीचे है ना। इफ यू ऑप्ट फॉर अनदर रेजाइम बट यू डोंट ऑप्ट फॉर इट, 5 ही लाख पकड़। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप सारा इंफॉर्मेशन नहीं देते हो ना। हाँ। नो, ऑनलाइन पैन कार्ड डालो, आईडी, लोग सब तो टैक्स भरेगा ना। तुम लोग सीए बन जाएंगे फिर तो तुम ही लोग को क्लाइंट बनाएंगे हम। क्या काम है मेरा, क्या लग रहा है तुम लोग को। तो अपने लोग क्या करेंगे, अपने लोग तुम लोग को बोल देंगे भाई तुम्हारा इनकम टैक्स रिटर्न फ्री में है, 5,000 से नीचे नहीं लेंगे हम, पहले ही बोल दी। चलो, पागल है क्या, अपने पास रख, मेरे से 100 ले ले वापस मत आ। हाँ, ये सब नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अरे सीए लोग का ऐसी हालत खराब है कंट्री में यार, 1,500 रुपया देता है इनकम टैक्स रिटर्न लगाने, तो एक बेस मिनिमम रेट तो सीए लोग को बना। अब सब्जी वाला लोग भी तो ऐसे मिलजुट के कमिटी बना लेता है, ये लोग को भी बनाना चाहिए। ये लॉयर लोग दिमाग खराब करता है इंडिया का। दिन ना 200 টাকা दिन ना করে দেবো, आधा ज्ञान और पूरा फीस भी पूरा गायब। मत पूछो, जितना लोग सीए के पास आता है पहले लॉयर के पास जाता है, लॉयर 200 টাকা दिन ना হয়ে যাবে কোনো ব্যাপার নেই, বলছি তো আমি বলছি তো। खुद सोचो। when people don't have income they don't care। लॉयर इनकम टैक्स लॉ पढ़ता है ना प्रोसेस में, इसीलिए। नहीं, हाँ एक पोर्शन तक तो सेम है। लॉयर तो लॉ देखेगा ना, इनकम टैक्स तो अकाउंट्स देखेगा, टैक्स देखे, सब कुछ देखता है, ऑडिट देखता है, सब कुछ। सबसे ज्यादा साइनिंग पावर कॉमर्स फील्ड में ओवरऑल इंडिया में सीए के पास है, उसके बाद सीएस आता है, उसके बाद लॉयर आता है। सीए में क्या होता है, गूगल करो, अगला वाला क्वेश्चन। सीएमए बोल रही हो तुम, मेरे को सुनाई दे रहा है सीएमए क्या होता है। सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो प्यारा सा डिग्री है, ज्यादा इज्जत नहीं। ठीक है कुछ है, तो हमारा लड़का कुछ ही है। हाँ, कुछ है, दहेज कम लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नॉर्मल रेसिडेंशियल, दहेज, सीएमए क्या 250 क्या लगता है, 250 क्या, रुपीज 1000।
₹250 लगता है सीएमए का एग्जाम। वो ₹250 बोल रही। आई एम रजिस्टर्ड अंडर सीएमए, आई एम डूइंग सीएमए, एंड फॉर सीएमए का इंटर का जो रजिस्ट्रेशन फीस है दैट इज ₹27,000। दैट इज जस्ट द रजिस्ट्रेशन फीस, ट्यूशन जस्ट द ICAI इज बाय द वे 18,000 इंटर लेवल, सीएमए इज 27। पता नहीं वो 250 क्यों बोली, लेकिन गायत्री आ रही है अगले बैच में और हम बहुत मारेगा उसको, क्योंकि एक गायत्री का खुंदस है मेरे पास। शुरू करते हैं नॉर्मल रेसिडेंटशिप, ठीक है। चलो नॉर्मल रेसिडेंटशिप में आते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल रेसिडेंटशिप में याद रखना है, हम लोग जब भी बात करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट का, वी आर गोइंग टू आइदर टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल पर्सन और एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। एक सेकंड, एक आदमी तो रेसिडेंट हो सकता है, एक कंपनी भी रेसिडेंट हो सकती है। तो आज अगर जैन कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस भी क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट। समझ आ गया? क्योंकि टैक्स तो सर कंपनी को भी भरना पड़ता है, और टैक्स तो एक इंसान को भी भरना पड़ता है, सबको टैक्स भरना पड़ता है। यहाँ का MNC तो वो तो एक बड़ा ब्रांड है यार, KFC तो बड़ा ब्रांड है। जैसे अगर तुम बोलेगा डोमिनोज इंटरनेशनल ब्रांड, इंडिया में तो कंपनी खोला अलग ना, जुबिलियंट फूड वर्क्स। यू आर नॉट पेइंग इन डॉलर्स, यू आर पेइंग इन इंडियन रुपीज, द एंटायर थिंग इज, यू समझ में आ गया? और फिर लास्ट में कुछ रॉयल्टी निकलता होगा तो हो सकता है फॉरेन कंट्री को जाता होगा, दैट इज द डिफरेंस। वो तो कमीशन एक्सपेंस हो गया उसके, लेकिन ऑपरेट तो वो पूरे इंडिया में कर रहा है, समझा? चलो हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं क्या क्या करना होगा नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए। लिविंग इन इंडिया, अर्निंग इन इंडिया, स्पेंडिंग इन इंडिया, एक्यूमुलेटिंग इन इंडिया। बोलो क्या क्या? लिविंग इन इंडिया, अर्निंग इन इंडिया, स्पेंडिंग इन इंडिया, और जो बच गया एक्यूमुलेटिंग। एकदम याद रखना है, रहना यहाँ है, कमाना यहाँ है, खाना यहाँ है, कुछ बच गया तो एक्यूमुलेट भी यहीं करना है। डन। आगे बढ़े। एक्सेप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, कौन कौन लोग को रेसिडेंट गलती से भी नहीं बनाएंगे। पहला क्या लिखा हुआ है? फॉरेन टूरिस्ट हमारे रेसिडेंट कैसे बनेगा? सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? फॉरेन स्टाफ। फॉरेन स्टाफ बोले तो फॉरेन एम्बेसीज में काम करने वाले लोग, फॉरेन मिलिट्री वाले लोग, फॉरेन डिप्लोमैट्स, फॉरेन ऑफिशियल्स अगर इंडिया में कितने भी टाइम के लिए रह जाएं तो भी उन्हें हम लोग कभी भी यहां का रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्टाफ होता है, WHO एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये भी यहां का कभी भी रेसिडेंट नहीं बन सकता। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल या पर्सन कोई भी हो अपार्ट फ्रॉम WHO तो भी। नेक्स्ट बोलो बोलो नेक्स्ट। सीजनल वर्कर और कमर्शियल ट्रैवलर और क्रू मेंबर, लेकिन याद रखना है लेस देन 12 मंथ्स होना चाहिए, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट लिखा हुआ है। सीजनल वर्कर, सीजनल वर्कर मतलब आपको बोला आप बहुत फेमस फार्मिंग का काम करते हैं, तो आपको कनाडा बुलाया, बोलता है हमारे खेतों का काम आप एक बार ठीक से देख लो। 7 मंथ्स के लिए आप वहां रहे, 6 मंथ्स क्रॉस हो गया, 7 मंथ्स के लिए वहां रहे, तो आप कनाडा का रेसिडेंट? नो, यू विल ऑलवेज रिमेन द रेसिडेंट ऑफ। समझ आ गया? वहां गए भी हैं, स्पेसिफिक काम के लिए गए, 12 महीना से कम के लिए, ठीक है। कमर्शियल ट्रैवलर्स या फिर क्रू मेंबर्स, क्रू मेंबर मतलब वही शिप पे जो काम कर रहा है, वो क्रू मेंबर्स का भी इंडियन ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? बॉर्डर वर्कर्स ऑफ अनदर कंट्री, तो बॉर्डर वाले लोग झाड़ू मार रहा है बॉर्डर पे, कभी कभी इधर चला जाता है, कभी कभी इधर आ जाता है, तो आप क्या उसको बोलोगे भाई तुम आधा टाइम झाड़ू वहां मारता है? नहीं। तो बॉर्डर वर्कर, एक छोटा सा एग्जांपल दिया, बाकी बॉर्डर वर्कर बहुत सारे होते हैं, जो लोग वायरिंग फेंसिंग का काम करते हैं बॉर्डर्स पे, पेंटिंग करते हैं वॉल्स पे, ये बॉर्डर वर्कर्स। और बहुत लोग बॉर्डर पे ही रहता है, उनका आना जाना ऐसे ऐसे लगा हुआ रहता है। समझ आ गया? जैसे एक आदमी है फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया का, साउथ कोरिया का, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पर है, थोड़ा बहुत खेलवाड़ तो चलता ही रहता है ना, वो नॉर्मल है। थोड़ा सा टेरिटरी हम लोग घूम के आते हैं, थोड़ा टेरिटरी तुम घूम के आओ, ऐसा कोई थोड़ी ना हम लोग फेंसिंग करके रखा हुआ है पूरा। समझ गए? बोलते पहाड़ का उस पार से तुम्हारा, पहाड़ का इस पार से मेरा। अब एक तो पगला अपना चराते चराते गाय इधर आ गया, तो वो बोलता है नहीं ये हमारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, तो वो सब छोटा मोटा डिस्प्यूट लगा रहता है, ठीक है। चलो, कैटल होता है ना, कैटल, उसको थोड़ी पता है बाउंड्री कहाँ है, वो तो भागता रहता है इधर उधर। तो ये बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत नॉर्मल चीज है, और बहुत दोस्ती भी रहता है। अगर तुम इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पर भी देखेगा, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो। यहाँ का मिलिट्री वहां का मिलिट्री बातचीत भी करता है, ऐसा नहीं है ये मार देंगे ये मार देंगे, नॉर्मल होता है यार। अब वॉर लाइक सिचुएशन हो गया, देन दे हैव टू टेक अकॉर्डिंग एक्शन अकॉर्डिंगली, बट दे बिकम फ्रेंड्स, टेंड टू बिकम फ्रेंड्स। तो हमेशा थोड़ी ना ये उधर है जूता आगे क्यों आया तेरा हाँ, चलो इतना क्लियर है। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब पता चल गया, क्लियर है। एक्सेप्शन में कोई भी 3 एक्सेप्शन बोल दो। पहला फॉरेन टूरिस्ट, और एक फॉरेन वर्कर्स ऑफ एम्बसीज ब्ला ब्ला ब्ला, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर, सीजनल वर्कर, क्रू मेंबर्स, ये वो, लेकिन 12 महीना का लिमिट है। डन। आगे बढ़े। यहां पर एक डिफरेंस दिया हुआ है सिटीजन और रेसिडेंटशिप में, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो गया कंप्लीट। क्या बोल रहे हो?
एसी कितना ऊपर है, मेरे को गर्मी लगेगा फिर सोचो मेरा क्या होगा। कभी सोची हो तुम मेरे बारे में? चलो 1.13 फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। नौटंकी नहीं सुनना है, एसी बंद कर। तो यहां बैठ, सीढ़ी पे बैठ। चलो फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, हम चला जाएगा, मेरा को क्या, हम छुट्टी। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, सर ये पॉइंट सुना सुना लग रहा है? बोलो इजी है ना? फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? प्रीतमा तुम्हारा ट्रांसफर इनकम में आएंगे हम लोग, ठीक है? बाकी लोग बताओ फैक्टर इनकम क्या होता है? लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया, और ये बोल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिव इनकम उर्फ फैक्टर इनकम। अरे उर्फी जावेद नहीं, उर्फ मतलब यानी कि। क्या क्या नाम ले रही हो तुम? फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दी। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, चलो सुनते हैं। फैक्टर इनकम का मतलब होता है कोई भी ऐसा कमाई जो काम करके मिला हो, उसको हम लोग क्या बोलेगा? फैक्टर। मतलब इसको प्रोडक्टिव इनकम भी बोल सकते हैं, करेक्ट है। लेकिन ट्रांसफर इनकम दैट इज दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ इनकम जिसमें हम लोग कोई मेहनत नहीं की है। प्री अर्नड मनी व्हेन गॉटन बाय समबडी एल्स, खत्म हो गया। एक बात बताइए, गिफ्ट मनी, गिफ्ट मनी एकदम करेक्ट है। इनहेरिटेड मनी भी ट्रांसफर इनकम है। पापा मर गया, हम लोग को प्रॉपर्टी मिल गया, तो क्या हो गया? ये ट्रांसफर इनकम, प्रोडक्टिव नहीं है। तो पापा को टैक्स लगे तो मुझे भी टैक्स लगेगा? आंसर इज नो। पापा को टैक्स लग चुका है उनकी कमाई पर, आपको वापस उस पर टैक्स देने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? चलो, नहीं सोचना है, मतलब अगर पापा ने आपको प्रॉपर्टी दिया फॉर एग्जाम्पल, तो आपको टैक्स कुछ नहीं लगेगा, आपका बर्थ राइट है वो, समझ आ गया? पापा ने किसी को बेच दिया और पापा को बहुत सारा गेन हो गया, तब तो पापा को टैक्स लगेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? फैक्टर इनकम का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों का फैक्टर पेमेंट भी बोल दो मेरे को जल्दी से। रेंट, लेबर, लेबर के लिए वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर आप लोगों को ये याद ना हो तो याद रखिएगा, इनकम मेथड, इनकम मेथड में जितना भी हेडिंग्स है यहीं से आएगा, सब फैक्टर इनकम, ठीक है? अच्छा बताइए, नेशनल इनकम में कौन सा जाना चाहिए? फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम, व्हाई इज इट नॉट काउंटेड? टू अवॉइड डबल काउंटिंग। वेरी गुड, क्लियर है? अच्छा और एक बात, मैंने आपके लिए कुछ किया तो आपने मुझे फीस दिया, तो ये बाइलैटरल है क्योंकि दोनों अपने पार्ट पर प्ले कर रहे हैं। ट्रांसफर इनकम इज यूनिलैटरल, यूनि बोले तो वन, एक तरफा प्यार, है ना? रब ने बना दी नो जोड़ी। आगे बढ़ते हैं। हाँ हो गया, ये पूरा पूरा हम लोग पढ़ लिए, देख लो, एक लाइन 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 देख लो तो लगेगा सर यहीं से छाप के बोले। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो बहुत लोग छोड़ के चला जाता है एग्जाम में, क्योंकि एक बार हम लोग का सिलेबस ये किया हुआ है, इसीलिए मैं एक पॉइंट यहां पर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। क्या दिखाना चाहूंगा सर? याद है जीडीपी और जीएनपी? ओके ओके, डोमेस्टिक इनकम की डोमेस्टिक प्रोडक्ट? डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम डिफरेंस है। एन 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 पी एफ सी इज नेशनल इनकम एंड एनडीपीएफसी इज डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी, ठीक है, उसको याद आया, ठीक है, हम सुष्मिता को नहीं टोकते, उसको ऐसी बहुत कम चीज याद रहता है, उसको बहुत कम चीज याद रहता है, इसीलिए वो जब बोलती है सब चुप हो जाओ। सुनो, अब कब तक रोस्ट करवाओगे अपना? एक बार 99 तुम ले ही आओ, ठीक है? 3 सब्जेक्ट मिला, 3 सब्जेक्ट मिलाकर भी हंस रही है। चलो, इसको सुबह सुबह ना बुढ़िया वाला लोग का ग्रुप में भेज देना चाहिए, मिलके हंसते हैं ना सब। फिर भी सुनाई देगा, मेरा रिकॉर्डिंग बिगाड़ देगी ये। चलो गाइस, नहीं नहीं, बैठ 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 बैठ, अरे रिकॉर्डिंग चालू है, भगवान इसको रोको यार। चलो बैठो, बैठ जा बैठ जा। सुनो, अगर हम सोचे भी यूट्यूब पे जाएगा नहीं जाएगा ये वीडियो। चलो, जीडीपी और जीएनपी चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा। सुनो सुनो, जीडीपी और जीएनपी में, ए जीडीपी का फुल फॉर्म बोलो। अरे भाई बैठ जल्दी, मारना इसको पकड़ के। हम समझ गए, रॉन्ग टॉपिक आई टुक, यू हैड टू मच कंटेंट। सुनो, जीडीपी और जीएनपी फुल फॉर्म बोलो जल्दी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सुने हैं सब कोई? कन्वर्ट कैसे करते हैं?
प्लस क्या करना होगा, NFIA, सुने हो ये वाला NFIA का फुल फॉर्म, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन इसका मतलब क्या है, डीपी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी उसको हटा दो, ये वाला वर्ड अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसका मतलब, तो क्वेश्चन आता है सर एग्जाम में या फिर हमारे माइंड में, व्हाट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड व्हाट इज नेशनल प्रोडक्ट, दिस इज द टॉपिक आई एम डिस्कसिंग, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये डीपी और एनपी का मतलब क्या है, तो डीपी का मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये डोमेस्टिक का मतलब हमारी कंट्री में, और नेशनल का मतलब, सर ये तो चीटिंग है, नेशनल मतलब ये हमारा कंट्री होता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट क्लियरिंग आउट, इन आवर एंटायर नेशनल इनकम द वर्ड नेशनल ऑल्सो डिनोट्स इंटरनेशनल। तो नेशनल प्रोडक्ट बोले तो बाहर से भी लेना देना है। चलो आओ क्लियर करते हैं, देखो डायग्राम भी बना हुआ है, नोट्स में भी डायग्राम दिया हुआ है आप लोगों को। आइए फोकस करते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रीन में कौन दिख रहा है तुम लोग को, हाँ इंडियन दिख रहा है, इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट दिख रहा है, और उसके बाजू में देखो एक तो पगला खड़ा है, उसका नाम क्या है, फॉरेनर, और वो नॉन रेसिडेंट है। लेकिन वो दोनों सारा का सारा प्रोडक्शन कहां कर रहा है, ये दोनों को हम लोग किस में कवर कर लेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। एक मिनट, मतलब इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट जो इंडिया में प्रोडक्शन करेगा, और कोई भी फॉरेनर जो इंडिया में प्रोडक्शन करेगा, लेकिन प्रोडक्शन कहां होना चाहिए, इंडिया में। क्यों नहीं, कांट आई बी हियर चिलिंग and I have a factory in China working and I never went to the factory. पहला पॉइंट क्या है, चलो अपने लोग आते हैं यहां पर, सारे पॉइंट्स ठीक होने चाहिए यार, एक कैसे होगा, अर्निंग इन यूएसए स्पेंडिंग इन इंडिया, हाउ दिस हैपन, नो व्हाई दिस कोलावेरी दी, नो नहीं नहीं, सारा ट्रांसफर भाई, जी कैसे रहा है, दूसरों का टूथपेस्ट चोरी करता है, कैसा बात कर रहे, दोस्त ब्रश कर रहा है भाई थोड़ा इधर भी रगड़ दे, कैसा हरकत यार, चलो कितना दिन ऐसे करेगा। चलो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आते फिर से, सारा प्रोडक्शन कहां होना चाहिए, इंडिया में, भले ही वो यहां का आदमी करे चाहे बाहर का आदमी करे, उसको हम लोग क्या बोलेगा, कौन सा प्रोडक्ट, बोल बोल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नीचे डेफिनेशन देखिए, प्रोडक्शन इन इंडिया बाय रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, दोनों काउंट किसमें होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेशनल प्रोडक्ट में गेम है, नेशनल प्रोडक्ट में पता क्या होने वाला है, यहां का आदमी, यहां का नॉर्मल रेसिडेंट पूरा वर्ल्ड में कहीं पर भी प्रोडक्शन करे उसको गिन लेंगे, लेकिन फॉरेनर लोग से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देख देख आदमी देख, किसको हाईलाइट किया ग्रीन में, इंडियन रेसिडेंट, इंडियन रेसिडेंट प्रोडक्शन करे चाइना में, प्रोडक्शन करे इंडिया में, प्रोडक्शन करे जापान में, कहीं पर भी प्रोडक्शन करे, इंडिया का रेसिडेंट, सबको किसका इनकम मान लेंगे, इंडिया का इनकम। देख लो, प्रोडक्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड बट इट शुड बी ओनली बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। डिफरेंस समझा दोनों में, मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूं डिफरेंस, ठीक है, मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं, ये इंडिया, इंडिया में बाहर वाला भी काम कर ले और घर वाला भी काम कर ले, मतलब नॉन रेसिडेंट भी काम कर ले, रेसिडेंट भी काम कर ले, कौन सा प्रोडक्ट, टीपी, लेकिन पूरा वर्ल्ड में काम चल रहा है, और ये सारा काम करा कौन रहा है, रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट। अगर नॉर्मल रेसिडेंट काम करवा रहा है, अरे भाई एनआर नहीं लिखना चाहिए, फॉरेनर लिख देते, हाँ, ये काम कौन करा रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट, तो फिर हम लोग इसको कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे, तो यहां पर फॉरेनर का काउंटिंग होगा ही नहीं। सर अगर फॉरेनर इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है तो नहीं काउंट करेंगे, यहीं पर कंफ्यूज होता है। अगर मैं तुमको बोलूं एक फॉरेनर है और वो इंडिया में प्रोडक्टिव एक्टिविटी किया, तो किस कौन से वाले प्रोडक्ट में वो जाएगा, बस ये तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे यार, क्या लिखा है, फॉरेनर अगर इंडिया में प्रोड्यूस किया, यहां पर क्या लिखा है, फॉरेनर इंडिया में प्रोड्यूस किया, तो किसमें डाला हम लोग, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समझा, उसको हम लोग नेशनल प्रोडक्ट में नहीं डाल सकते, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट में द पर्सन नीड्स टू बी व्हाट, नॉर्मल रेसिडेंट। अब डिफरेंस समझा, अब हल्का सा डिफरेंस समझा, ठीक है, कंफ्यूज तुम लोग ऐसे होते हो जैसे बाप रे बाप, वापस से क्लास 6 से पढ़ना होगा। चलो इधर देखो, आप लोग एक बार ये प्लीज डायग्राम एक बार गो थ्रू करिए फटाफट, इसको अपने अपने हिसाब से एक बार गो थ्रू करिए, और जितना अजीब अजीब क्वेश्चन है पूछ लीजिए, लेकिन हाँ कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का हम डिफरेंस नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, ये इसमें हम बता देंगे, वो नहीं बताएंगे, सॉरी गाइस, दैट वाज टू मच, बाप रे बाप, उससे इजी तो अरेंज मैरिज था, तुम लोग जिस हाल में हमको डाल दिया था। जल्दी कर।
होगा कि नहीं होगा? हो गया? क्या बात, समझ गए? मैडम आप बुक तक नहीं देखी, आपका पेज तक गलत है। मजा तो आया, देखो मजा आया हमको, ठीक है। क्या डाउट था कोई? नहीं, थैंक गॉड। चलो नेक्स्ट। इतना एकदम हेट पे उतर आएगी, साउथ पॉइंट में जाएगी, से बड़ा सा क्रॉस बनाएगी मेरा चेहरा, चला दो साले मुझको। वो कहाँ है, देखो कितना भीड़ है, माय गॉड। हाँ वो ठीक है। चलो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में आता है। अच्छा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ये हम पढ़ाया हुआ है एक बार शॉर्ट में, फिर से मैं बता रहा हूँ, बड़ा इजी कंसेप्ट है, एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मेरे को डालना था मैंने डाल दिया, ठीक है। छोटा सा क्रॉस भी लगा लो, मतलब छोड़ के चले जाना एग्जाम में, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बोर्ड्स आ रहा है तो हम लोग को छोड़ छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा क्रॉस लगा लीजिए, ये नहीं पढ़ना है। लेकिन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का मतलब होता है, in an economy there are a lot of capital assets involved. For example, if I am building furniture, I'm not worried. Why? Because the furniture has a very long life. Correct? आज आप मानोगे नहीं, तुम जिस बेंच पे बैठा है वो फर्नीचर इज 2 years 3 years old, एंड जिस बेंच पे वो बैठी हुई हो दैट इज 70 years old, राइट? 70। हाँ, ये 70 साल पुराना बेंचेस है, वो वाला पेंट अलग है उसका। हाँ मेरे एज का है। तो आप ऐसा मानिए, हाँ जी हाँ जी, हम मजाक नहीं कर रहे। अब आप ये सोचो, फर्नीचर बनाने के बाद कोई वरीसम सिचुएशन तो नहीं होता, और ना मेरे को इसका ज्यादा डिप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट का टेंशन है ऑनेस्टली। समझा? होता है कि बच्चे आएंगे तो बैठेंगे का, एक बार फर्नीचर बन गया उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ रिपेयर का खर्चा होगा, टुक टाक मारेगा, हो जाएगा। लेकिन टीवी, आईपैड, इलेक्ट्रॉनिक्स, डोंट यू थिंक दैट विल डेप्रिशिएट एट अ मच फास्टर रेट? आई कैन नॉट थिंक दिस विल वर्क फॉर 70 years. टू हेल विद इट, 70 months इज ऑल्सो अ वेरी बिग लाइफ स्पैन फॉर इट। पता चला 1 साल के बाद डब, कुछ भी हो सकता है। अब बोलेगा रिपेयर करा है, रिपेयर कराने जाएगा बोलेगा 15,000, नया आईपैड बोलेगा 20,000, तो अब 20,000 का नया आईपैड दे दे। पॉइंट इज, अभी से इतना पैसा तो जमा करना शुरू करना पड़ेगा कि जिस दिन ये मर जाए उस दिन मेरे पास पैसा रहे टू रिप्लेस इट। दैट फंड इज नोन एज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बाबू, दिस इज पुटिंग मनी असाइड। प्रोविजन इज जस्ट नॉर्मल डेप्रिसिएशन इन अ सेपरेट अकाउंट। बट उसमें पैसा होता है क्या? कैन यू यूज प्रोविजन टू बाय अनदर मशीन? कहाँ पैसा असाइड? प्रोविजन पैसा असाइड होता है कि लॉस असाइड होता है? एस्टिमेटेड लॉसेस को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इज इट डेटर? एम आई गेटिंग मोर डेट? व्हाट आर यू सेइंग? प्रोविजन इज खर्चा होने का प्रोबेबिलिटी, अभी से बुक कर लो। रिजर्व इज पैसा डालो उसमें, प्रॉफिट से निकलता है रिजर्व। So this fund will be created out of profits. So have you ever created provision out of profits? Provision is created out of risk for loss. डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है, अभी भी तुमको ये क्लियर नहीं है तो कैसे बोले? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कंटेन्स मनी वेयर आई एम पुटिंग मनी असाइड फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज व्हेन माय एसेट विल स्टॉप वर्किंग। समझा? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास 1 लाख रुपया आया, अरे ले ले यार लैपटॉप फोन ले ले, क्या होगा, 1 लाख का फोन लिया, सबको दिखाएगा 1 लाख का फोन है। पप्पा लोग क्या करेगा, 1 लाख होगा तो 50,000 का फोन लेगा, बोलेगा ये टूटेगा तो और एक बार 50,000 होगा मेरे पास। दैट इज मेच्योरिटी। समझ आ गया? दैट इज वाई ओल्ड पीपल, बिकॉज दे नो द पोटेंशियल ऑफ अर्निंग इज लोअर इन द अपकमिंग फ्यूचर, दे डोंट स्पेंड मच। But when they were young, they also used to spend. They won't tell it in front of us. But think about it. When they used to earn 5,000, they used to spend 5,000. Now we are earning 50,000. We are also spending 50,000. But once you will get to an age where you will earn 5 crore, you will not spend 5 crore. You will spend 1 crore. You will keep, क्योंकि तुमको पता है वो 5 crore शायद वापस नहीं आएगा लाइफ। That is why they get conservative. समझा? ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है? रीड कर लेना, मन होगा नहीं छोड़ देना। हाँ जी, अब बंद करना है इसको। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग एनआईटी पे। एनआईटी का फुल फॉर्म किससे किसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है? एमपी से एफसी। याद आ रहा है कुछ? ऐसे लिखा हुआ रहता है जीडीपी एमपी, फिर तुमको बोले जीडीपी एफसी। तो एमपी से एफसी, एफसी से एमपी में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एनआईटी, राइट? एनआईटी का फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इसका पीछे में छोटा सा लॉजिक देता है ताकि नेक्स्ट क्लास में मतलब सुपर लेवल क्लियर का क्लैरिटी हो, जो कि इसके चश्मे में नहीं था, खोल देती है बात। एनआईटी का मतलब क्या होता है? एनआईटी का फुल फॉर्म बोलो जल्दी से। वेरी गुड। नेट क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, अब एक चीज को समझिए, मैं लेता हूं मैगी, मैगी का चलो मैं मान लेता हूं कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, बोलो क्या क्या?
सब मिला के इसका खर्चा ले लेते 10 रुपया, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसमें प्रॉफिट भी है, लेकिन मार्केट में 10 रुपया में गवर्नमेंट बेचने देगा, क्या लगाएगा, जीएसटी, मान लेते 18%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 11.8। अच्छा ये बताइए, दिस इज द मार्केट प्राइस एंड दिस वाज द, क्लियर हो रहा है, ये क्या था बोलो, मार्केट प्राइस, और ऊपर में क्या है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड किए, इनडायरेक्ट टैक्स, और हम लोग को क्या मिल गया, एमआरपी या फिर मार्केट प्राइस, करेक्ट है। तो अगर कोई तुमको बोले, अगर कोई तुमको बोले कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकाल के दिखाओ, तो तुम क्या ऐड करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स, पहले इनडायरेक्ट टैक्स सीख लेते हैं, और अगर रिवर्स करना है तो क्या करोगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, करेक्ट है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े, माइक्रो की मैक्रो, मैक्रो, तो मैक्रो में तो सर वी आर अज्यूमिंग ऑल द गुड्स इन इंडिया, ऑल द सर्विसेज इन इंडिया, सारा गुड्स पे इनडायरेक्ट टैक्स तो होता है, लेकिन किसी किसी गुड्स पर क्या होता है, सब्सिडी। फॉर एग्जांपल ईवी व्हीकल्स राइट नाउ इन कलकत्ता आल्सो आर हैविंग सब्सिडी। तो लेट्स से यू गो एंड बाय टाटा नेक्सॉन, जाके दाम पूछा कितने का है बैटरी वाला गाड़ी, बोला 18 लाख। 18 लाख रुपया का गाड़ी, मतलब बहुत, इतना फीचर्स भी नहीं है गाड़ी में, बोला सर पर बैटरी पे चलता है ना, बोला तो और सस्ता करने दो ना, इंजन होता तो हम कहीं भी ले जा सकता था, बैटरी वाला बंद हो जाएगा। तो बोला सर आप 18 लाख नहीं देना पड़ेगा, आपको 15 लाख देना पड़ेगा, 3 लाख गवर्नमेंट देगा। बोला 3 लाख रुपया गवर्नमेंट देगा, तो आप बताइए, आपको इनडायरेक्ट टैक्स तो लगा नहीं, उल्टा आपको क्या बेनिफिट मिल गया, सब्सिडी का। यू आर गेटिंग द कार एट हाउ विच अमाउंट, 15 लाख, यू आर गेटिंग 18 का माल एट व्हाट, 15। सोलर पैनल स्टिल हैज सब्सिडी इन इंडिया, तो आपको सोलर पैनल लगाना है, बोलता पूरा घर का आप सोलर पैनल कर दो, एसी वेसी सब चलेगा उससे। बोला कितना खर्चा है, बोला 25 लाख रुपया। तुम बोला मेरा अगर घर में 3 एसी है और पूरा सारा सामान चल जाएगा सोलर, बोला हाँ चल जाएगा सोलर एनर्जी पे, कितना खर्चा 20 लाख। तुम बोला 20 लाख रुपया का इलेक्ट्रिसिटी बिल तो मेरा ऑलमोस्ट लाइफ टाइम चल जाएगा। तो तुमको आगे बोला सर सोलर पैनल भी लाइफ टाइम चल जाएगा, तो बोला 20 लाख हम क्यों दे अभी, नहीं खराब हो जाता है, क्या बोलो, ग्लास पैनल्स होता है, टूट भी तो सकता है, बोलता अनब्रेकेबल अनब्रेकेबल है, एक बार कौआ हु करेगा गायब, बोलना बड़ा बड़ा बात है यार, पेड़ घुस गया खत्म ना। इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है भाई, मतलब जो हम लोग को आ रहा है कई सेंट्रल पावर से, लेकिन नॉट एवरीवन हैज 20 लाख रुपीस, कम ऑन, पीपल आर लिविंग ऑन रेंट, दे डोंट इवन हैव मनी टू बाय हाउसेस, हाउ आर दे सपोज्ड टू गिव 20 लाख फॉर सोलर पैनल, ना ना, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है सोलर पैनल, जीरो। इलेक्ट्रिसिटी का क्या कॉस्ट होगा, सोलर पैनल है, इन्वर्टर लगा हुआ है, चार्ज हो जाएगा अपने आप चलेगा घर उससे, तो कोई कॉस्ट नहीं है, घर के बाहर एक तार नहीं जाएगा, there will be no meter coming in, everything zero, your house becomes self sufficient, but the point is you have to put in a lot of money। मॉल्स में तो होता ही है, मॉल्स में तो दे सेव ऑल्सो अ लॉट ऑफ मनी ना ड्यू टू दैट, बट देन दे ऑल्सो हैव प्रॉपर पावर सोर्सेज फ्रॉम गवर्नमेंट, वरना नहीं चलेगा मॉल। मतलब कितना सोचो, कितना पावर लेना होगा, उसको तो सोलर फील्ड चाहिए होगा। मॉल के ऊपर तो छत में एक लिमिटेड एरिया है ना, उससे तो एक लिमिटेड पावर सोर्स आएगा, लाइट वाइट जल जाएगा पूरा मॉल का, लेकिन एसी कैसे चलेगा, समझा। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। हमारे घर पे भी जो छत है, आप बोलेंगे तो उससे एक फ्लैट चलेगा, अगर पूरा छत पे पैनल लगा देगा 1 या 2 फ्लैट चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, उसको तो एरिया चाहिए ना टू ओपन एंड दिस थिंग, गेट इट। और उसका भी एफिशिएंसी कम होता है, इट इज अ वन टाइम कॉस्ट बट डज नॉट वर्क फॉर अ लाइफ टाइम, 10 ईयर्स 20 ईयर्स का लाइफ है, फिर फोटोन सेल्स जलने लगता है, फिर नया खरीदना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस, इफ यू डू यू वांट टू सेव इंडिया, others are saving or not, that kind of a thing. Or ego satisfaction that I am better than everyone else on this planet. If you have that kind of money, you may spare, but my suggestion is थोड़ा और सस्ता होगा। लेकिन अभी के लिए 15-20 लाख बोल दिया तो गवर्नमेंट आया और तुमको बोलेगा 3 लाख रुपया गवर्नमेंट देगा, तो 17 लगेगा, तो तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा बेटर हो जाएगा। आई एम जस्ट सेइंग इट विल बी वन पंच इनटू योर गट कि ठीक है इतना भी खराब नहीं है, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रहा है, समझा कि नहीं समझा। तो आप बताइए, हमारा पूरा इकोनॉमी में ये साइकिल चलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है और माइनस क्या हो जाता है, सब्सिडी। तो ये नेट रिजल्ट आता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एनआईटी। बोलो क्लियर है, अब एनआईटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। एनआईटी का फॉर्मूला बोलो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एग्जाम में इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या क्या आएगा, ड्यूटीज, कस्टम्स या फिर जीएसटी, ठीक है। और सब्सिडी, सब्सिडी ही लिखा हुआ रहता है और कुछ नहीं है। कभी कभी वो लोग बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक, क्या बोलेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब ड्यूटी खींच लिया गवर्नमेंट वापस या नहीं लगाया, तो वो भी एक टाइप ऑफ सब्सिडी है। कभी कभी ऐसा मिल सकता है कि मन गंदगी मचाने का मन हो सकता है बोर्ड को, तो ड्यूटी ड्रॉबैक लिख देगा, ठीक है। हो गया क्लियर, उड़ा दे इसको, आइए पूरा क्लियर है।
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पर और एक डेफिनेशन दिया हुआ है, ड्यूटी ऑफ पेमेंट इज सेपरेट फ्रॉम बर्डन ऑफ पेमेंट। ओहो ये क्या है, ये क्या है? तुमने दिया डोमिनोज को पिज्जा पे टैक्स, टैक्स किसने दिया? मैंने। भरेगा कौन? डोमिनोज। दिस दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स इज व्हेन आई एम अर्निंग, आई एम स्पेंडिंग, आई एम पेइंग द टैक्स। Indirect tax is I go spend, in that there is a portion of GST which that organization will pay. You go and shop from Big Bazaar or Spencer's, Spencer's will pay the government the indirect tax. If they don't pay, they will go to jail. You will not go to jail. Clear हो गया? आगे बढ़े। सब्सिडी इक्वल टू बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू कंपनीज। कंपनीज को बेनिफिट्स दे रहा है, जितना मेरे यहां पर चमक रहा है तुम्हारे वहां पर नहीं चमक रहा है, ठीक है, ये इनकी कम करेंगे। नेक्स्ट, ऑल्सो फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इक्वल टू मार्केट प्राइस। ये आता है करना, सिखाया भैया, सब कुछ कंप्लीट। बोलो कोई दिक्कत यहां? आगे बढ़े। ओके सर, चलो एनएफआईए। एनएफआईए किससे किस में काम आता है? क्या कन्वर्ट करेंगे? डोमेस्टिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये तो, अभी अभी ऊपर में डी को एन किए थे, तो वो तो प्रोडक्ट का बात कर रहे थे, अभी किसका बात कर रहे हैं? टिपिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एनएफआईए, राइट? बट यू शुड नो टू कन्वर्ट डोमेस्टिक टू नेशनल वी हैव टू ऐड एनएफआईए, अदरवाइज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। तो ये इतना याद है सबको? एनएफआईए का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, हाँ ये बड़ा जरूरी है, बहुत लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, फ्रॉम टू कुछ बोला ही नहीं, पूरा गड़बड़ हो गया, पूरा आंसर जीरो हो जाएगा। ध्यान से सुनना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब तुम बाहर से कितना कमा रहे हो, करेक्ट है? मेरी कमाई बाहर से कितना है, नेट, उसको हम बोलेगा एनएफआईए। तो अगर बाहर से पैसा आ रहा है दैट इज अ गुड थिंग। तो नेट क्या चीज का? बाहर पैसा जा भी रहा है। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैं अगर माइनस कर दूं इनकम टू अब्रॉड, विच इज रॉन्ग इंग्लिश आई नो, बट दैट इज हाउ दे हैव प्रेजेंटेड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड से मैं माइनस कर दूं इनकम टू अब्रॉड, तो मुझे नेट मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीफा माइनस फीटा। फीफा का मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो बन जाएगा NFIA। बोलो क्लियर है? टू फ्रॉम माइनस टू करना है, फ्रॉम माइनस टू करना है, टू माइनस फ्रॉम नहीं करना, नहीं तो नेगेटिव फिगर आ जाएगा, ठीक है? फ्रॉम माइनस टू करना है, क्लियर है? कभी कभी यहां पर मैंने और एक चीज लिखा है, समटाइम्स अब्रॉड इज आल्सो रिटन एज ROW और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। संदीप गर्ग बुक में भी मिलेगा, वीके ओरी में भी मिलेगा। वो लोग लिख देगा नेट फैक्टर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ROW में तुम देख के रोने लगते हो, ठीक है? तो ये रो का मतलब क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लास्ट लाइन, डोमेस्टिक प्लस NFIA इक्वल टू नेशनल। आता है सबको? क्या नोट्स है सर, मजा आ गया। आगे आते हैं, ग्रॉस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। चलो ये तुम लोग एक बार खुद से रीड करो अपना कॉपी देख के। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो अब मजा आएगा तुम लोग को। अरे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है सर? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। इकोनॉमी में बहुत सारा चीजों में इन्वेस्टमेंट। आप बताइए रोड पे डेप्रिसिएशन होता होगा क्या? होता होगा ना? रोड जो बनाया गवर्नमेंट, डेप्रिसिएशन होता होगा। फ्लाईओवर होता होगा। गवर्नमेंट ने जो लैंप पोस्ट लगाया होता होगा। गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस में जो फर्नीचर है डेफिनेटली होता होगा। गवर्नमेंट के बनाए हुए हॉस्पिटल का बिल्डिंग्स होता होगा। लैंड पर तो हो नहीं सकता, बाकी सब पे तो डेप्रिसिएशन होता है। तो सर हम लोग का इकोनॉमी में जितना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमारा हो चाहे गवर्नमेंट का हो, सब पे क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन। तो हमारा जितना भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है सोसाइटी का, वो तो हमारा कैपिटल कॉस्ट पे है, लेकिन उससे क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो हम लोग को क्या मिलेगा? नेट। तो हम लोग का GDP क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इफ यू वांट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या हटाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का और एक दो नाम बता दो, जैसे विष्णु जी के 4-5 नाम होते हैं, और भी नाम होते हैं। तुम बताओ डेप्रिसिएशन का। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिडक्शन इन फिक्स्ड कैपिटल, इरोशन ऑफ कैपिटल, बड़ा अजीब अजीब नाम देता है कभी कभी, हो गया बस। कैपिटल कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ऐसा भी लिखा रहता है। तो ये सारा का ये सब एक ही भगवान के रूप हैं। देख लेते, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, अब यहां पर और एक चीज दिया हुआ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब सर ये क्या हो रहा है सर? ये तो थोड़ा अंदर में दिल में ज्यादा हो रहा है, इतना डायग्राम क्यों आ गया ये? मैं बताता हूं। इकोनॉमी में जो वर्ड है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पैसा लगाना।
बरोबर है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? पैसा लगाना। पैसा लगाने को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्ट करना। करेक्ट है? सपोज आज मैंने बोला यार मेरे को एक नया बिजनेस करने का मन है, तुम लोग मेरे को 10-10 लाख रुपया दे दो। बड़े हो गए 10-10-10, टोटल कितना आ गया? 30 लाख रुपीज मेरे पास तुम लोग 3 लोग सपोज दिया। 3 लोग मेरे को मिलकर कितना दिया टोटल अमाउंट? 30 लाख। आपने बोला आपको जो करना है सर करो, बाद में हम लोग रिटर्न देख लेंगे। डन? अब आप मेरे को 30 लाख दिए, मैंने 20 लाख का फिक्स्ड एसेट परचेज किया और 10 लाख का रॉ मटेरियल परचेज। तो क्या वो रॉ मटेरियल भी इन्वेस्टमेंट होगा? होना चाहिए ना? बिजनेस करने के लिए और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ही तुम, अरे एवरीथिंग इज एन इन्वेस्टमेंट ना। while I am putting my money at stake, everything counts as an investment. So investment has two broad classifications. The first one is capital investment and the other one is revenue investment. Now revenue investment is usually written as change in stock, stock का investment. और capital investment को हम लोग बोलते हैं fixed capital investment. Just to improvise on the name. तो फिक्स्ड कैपिटल में सारे फिक्स्ड एसेट आएंगे, उसमें क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। लेकिन बोलो कभी स्टॉक में डेप्रिसिएशन होता है क्या? स्टॉक में डेप्रिसिएशन कभी देखा है क्या? स्टॉक तो करेंट एसेट है, उसमें डेप्रिसिएशन कैसे होगा? स्टॉक पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? नेट, है ना? नहीं है? नहीं बोलेंगे ना? नेट इन्वेस्टमेंट। स्टार्ट किससे किए थे हम लोग? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या था? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल प्लस सीआईएस माइनस हुआ डेप्रिसिएशन। लेकिन डेप्रिसिएशन किससे माइनस होगा? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल से। और हम लोग को टोटल जो मिलेगा वो क्या होगा? नेट इन्वेस्टमेंट। ये देख लो एकदम ठीक है। अब ये डायग्राम, अब डायग्राम रीड करो, एकदम फटाफट क्लियर होगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इंक्रीज इन स्टॉक माइनस क्या हुआ? डेप्रिसिएशन। लेकिन डेप्रिसिएशन किससे माइनस हो सकता है? फिक्स्ड कैपिटल से। तो लास्ट में हम लोग को मिल गया नेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उसके साथ क्या ऐड हो जा रहा है? इंक्रीज इन स्टॉक। दोनों मिलाकर क्या देगा? नेट इन्वेस्टमेंट। बाय बिकॉज इस पे तो डेप्रिसिएशन हो ही नहीं सकता, दिस विल रिमेन द सेम। इस पे डेप्रिसिएशन लगाए, नेट 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 माइनस कर। ठीक है? हाँ, डेप्रिसिएशन सिर्फ इसी पे लगता है, इस पे नहीं लग सकता। स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता। इन दोनों को मिलाकर नेट इन्वेस्टमेंट और इन दोनों को मिलाकर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। समझ गया? बीच में ये डेप्रिसिएशन इज ओनली अफेक्टिंग दिस। क्लियर है? मैंने ब्रेक इसलिए किया क्योंकि देयर इज अ फॉर्मूला फॉर एक्सपेंडिचर मेथड वेयर देयर इज जीडीसीएफ, वेयर अ लॉट ऑफ पीपल, जीएफसीएफ, जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें दो आता है। एक आता है इंक्रीज चेंज इन स्टॉक और दूसरा आता है तुम्हारा ग्रॉस फिक्स्ड जीएफसीएफ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। उसके लिए मैंने अब भी यहां पर ये पॉइंट दिया। ठीक है? फिर से खुद को शाबाशी। नेक्स्ट। अरे हम खुद का ही तारीफ करना पड़ता, क्या करें? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा एक चुटकी। चलो सुनते हैं। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना आता है सबको? तो ये कन्वर्जन चार्ट एक बार बस रीड कर लो, ये मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा। अगर आप लोग शांति से पढ़ लोगे और नीचे का नीचे सारा एग्रीगेट्स एक बार फटाफट रीड कर। आई विल नॉट इवन एक्सप्लेन एंड वेस्ट टाइम। प्लीज गो थ्रू दिस चार्ट वन। सबको आता है, ये तो पूरे इंडिया को आता है। तो इधर देखो तुम मेरे को, ठीक है? एफसी से एमपी में कैसे जाएंगे? डी से एन में कैसे जाएंगे? एन से जी में कैसे जाएंगे? सब ठीक बोली? आगे बढ़े। हाउ मेनी टोटल एग्रीगेट्स आर देयर? 8। 8 में देखो मैंने यहां मार्क कर दिया बाय द वे आपके लिए। फैंटास्टिक वर्क। आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड हियर डोमेस्टिक। यस, थैंक यू गाइस। देखा, तारीफ निकाल लेंगे हम। चलो ये आ गया हमारे पास 8 डिफरेंट एग्रीगेट्स। तो याद रखिएगा, चार्ट हो तो एफसी का है, चार्ट हो एमपी का है, बाकी कॉपी पेस्ट है। इसमें से आप लोगों को पढ़ना मेनली 2 है और बाकी तो सर एग्जाम में निकालने दिया ही जा सकता है। बट एग्जाम में कभी कभी बोलते हैं फाइंड डोमेस्टिक इनकम। So many people don't know what or remember what domestic income is. So you have to remember NDP FC is domestic income, NNP FC is national income. Because the difference in both these studies is the DP and NP. याद आ रहा है अब? वो DP और NP में जो मैंने डिफरेंस दिया था वही वाला डिफरेंस। क्लियर है? चलिए। अच्छा, यहां पर एक छोटा करेक्शन है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड इन 3 डिफरेंट वेज। ये 3 डिफरेंट वेज होगा। प्लीज अपना कॉपी में करेक्ट कर लेना, वरना आप बोलेंगे सर ने पढ़ाया 2। एनएनपीएफसी का इट इज बस फुल फॉर्म लिख के आ जाना है। लिटरली फुल फॉर्म लिख के आना है और किसी से भी एक कन्वर्ट करके दिखा देना है।
Okay, so this is a very good question. I was also wondering because there were so many definitions to be put in when I was making this chapter. So many people are GNP-MP define करो. So I will just give you a sample. अगर कोई बोलेगा define GNP-MP, ऐसा पूछता नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ. यहाँ पर आप लिखेंगे GNP-MP refers to, क्या होगा फुल फॉर्म बोलो? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. करेक्ट है? तो नीचे में लिखेंगे टू ऑब्टेन जीएनपीएफसी या जीएनपीएमपी फ्रॉम नेशनल इनकम. क्या होता है? एनएनपीएफसी कॉमा वी हैव टू डू व्हाटएवर द कैलकुलेशन. बस खत्म. एनएनपीएफसी तो जीडीपीएफसी, जीडीपीएमपी से कन्वर्शन दिखा दो किसी भी एक वेरिएबल से. बट मेरा प्रेफरेंस रहता है अगर आप जीडीपी से या फिर नेशनल या डोमेस्टिक से कन्वर्शन. दिस इज योर कंप्लीट डेफिनेशन. You don't have to show just anything. You have to show how to derive GNPM. जो पूछा कोई भी वेरिएबल से, ऐसा नहीं कि जीएनपीएफसी से समझा दिए. अच्छा, और एक सजेशन हम दे सकते हैं. व्हाई डोंट यू जस्ट टेक द ऑपोजिट एंड कन्वर्ट? जीएनपीएमपी दिया ना, तो एनडीपीएफसी से कन्वर्ट करके दिखा देना. मार्क्स काटने का स्कोप ही नहीं रहेगा क्योंकि आपने तीनों का कन्वर्जन दिखा दिया. चश्मा पहन लो ना, ऑटोमेटिक जूम हो जाएगा. कौन सा हम सीरीज देख रहा था? वो बिग बैंग थ्योरी. ठीक है, उसमें वो हार्वर्ड सीसीटीवी चेक कर रहा था. तो कौन तो उसको बोला था? हाँ, राजेश. उसको बोला था राज उसको बोला कि जूम करके दिखाओ ना. लैपटॉप लेके जूम. उस टाइम नहीं पता मेरे को. वो तो पता है इंडियन है, सबको पता है. वो पढ़ने वही गया था कि थिएटर ही करने गया था. बहुत लोग को लिया है, बहुत लोग को लेता है. इवन देव पटेल सेम. देव पटेल भी सेम, वही स्लमडॉग मिलियनेयर वाला. वैसे ही तो हो रहा है वो लोग के साथ. क्या लग रहा है इंडिया आके बोलता गरीब कौन लग रहा है उसको उठा. अरे एकदम हाईली एस्टीम्ड आर्टिस्ट है भाई ये लोग. विकी कौशल भैया कहाँ से आए हैं? पढ़ लिख के आए हैं वो फालतू लगता है. वो तुम्हारा चॉइस है भाई. बहुत पढ़ा लिखा है, बाहर से पढ़ के आया है थिएट्रिकल्स. ऐसी थोड़ी भाई. सारे बच्चे, रणबीर कपूर भी, सब बाहर. सबके पास है. पॉइंट ये है, दिशा पटानी वो सब पढ़ के आया है. वो कि एक ही जगह पे सब पढ़ा है, एक ही स्कूल में. एवरीबडी सब कैम्ब्रिज गया है, सब थिएटर एक्टिंग किया वहां पे. वो लोग वहीं से दोस्त है, पूरा इंडस्ट्री वहीं पर मिलता है जाके. और उनको वहां कोई नहीं पहचानता. तो कोई टेंशन नहीं है, लाइफ जीता है वहां पे अपना. सोचो ना, इफ यू आर टू बिग हियर then obviously you don't want your kids here, so you send them somewhere else. You can afford it. अरे बहुत अमीर बापूजी के बच्चे लोग नहीं होता, हॉस्टल ही भेज देते बच्चों को. भाई टाइम ही नहीं है तुम्हारे लिए, हो गए अब तुम जाओ. ऐसे ही होता है. हो गया सर कंप्लीट. क्या छापना है? ऐसे लिख लो ना. तुम छाप क्या रही हो इसको? ये देखो, ग्रॉस नेट फूड एट, हमको भी समझ नहीं आ रहा है, तुम देख लो. छोड़ो, डॉट 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 कर दो. अरे वी कन्वर्ट डॉट 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 डॉट, कन्वर्जन दिखाना है. आसान होने जा रही है अब. तुमको क्या घर जाना है? चलो लास्ट टॉपिक. हाँ, टाइम पता है मेरे को. थोड़ा भसान होने दो. हम कब करेंगे पहले? अब स्टार्ट होगा ना धीरे से. तड़प रही हो तुम सम करने के लिए. नहीं, ये नोट्स में एक सम नहीं है बाय द वे. हम संदीप गर्ग से ही लेंगे हम लोग. सम करवाएंगे, ये नोट्स में नहीं है. दीज आर टू डिफरेंट टॉपिक्स. कमी निकाल रही है मेरे नोट्स में. चलो स्टार्ट करते. डू यू रियलाइज शी इज ड्रमिंग इन द एयर पीछे बैठ के तब से. ये सीबीएसई का वाइब है ना. ये सारे वाइब्स को ट्रम्प कर देगा. हमारा बैकअप प्लान हम समझ गए. एक डालिया. ये लोग यहाँ जानबूझ के आया है. ये लोगों को पता है श्रीतमा है यहाँ. श्रीतमा दीदी को छोड़ो. तुम संभव को पैसा दी थी ना करवाने के लिए.
संभव, हाँ लास्ट ईयर तो था, 2 साल से था। संभव लड़का ठीक है, मेरे को लगा था बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, लेकिन फिर वो भी ऐसे ही निकला, पढ़ाई नहीं किया लास्ट लास्ट में। संभव का बात हो रहा था, पढ़ाई अच्छा नहीं किया ज़्यादा। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, दिमाग या तो कम होगा, हम गलत जज कर लिया। मेरे को लगा था बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से तो 10% तो कम ही आया उस। नहीं नहीं, कोड्स ये में परसेंटेज का कुछ, आई डोंट नो 80 समथिंग परसेंट, बट आई एक्सपेक्टेड ही वुड क्रॉस 90, बट ही डिड नॉट। समवेयर समहाउ ही वाज डिस्ट्रैक्टेड एट द एंड। बीच में तो पूरा सिंसियर था वो, एंड में मेरे को लगा वो सिंसियरिटी कम हो गया उसका, पढ़ाई में कुछ और चीज को लेकर बिजी था। अब क्या किया मेरे को क्या, लड़कीबाजी लड़काबाजी कुछ भी, आई डोंट जज, बट ठीक है, ये लोग चुप ही नहीं हो रहा है यार। अच्छा बोलो, नेशनल इनकम में कितना मेथड होता है? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का कितना मेथड? तीनों का नाम बोलो। पहला वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, करेक्ट है। तीनों मेथड का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, तीनों का फॉर्मूला मेरा सजेशन है आप लोग प्लीज फ्राइडे के पहले देख के आएंगे, ताकि हम लोग फ्राइडे को सम्स बना पाए, ठीक है? अच्छा यार, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सुनो, अब सारा आंसर राइट आना चाहिए। अच्छा सुनिए, सुनो सुनो, तीनों मेथड से नेशनल इनकम, जीडीपी, एनडीपी कुछ भी निकालोगे, आंसर विल ऑलवेज बी सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल द थ्री मेथड्स हैव माइनर डिविएशंस इन देम, मतलब तीनों मेथड स्टार्ट कहीं और से होता है और उससे हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। तो इफ आई टेल यू राइट नाउ अ फॉर्मूला फॉर वैल्यू एडेड मेथड, दैट विल फेच यू जीडीपी एमपी, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट टू एनएनपीएफसी इन ऑर्डर टू गेट द नेशनल इनकम। क्लियर है? सो तीनों मेथड से नेशनल इनकम निकलता है, लेकिन तीनों मेथड से डायरेक्टली नहीं निकलता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। क्लियर है? लेकिन मैं चाहता हूं अब नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करें, अभी स्टार्ट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 9:50 9:30 हो जाएगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्स है, ठीक है? चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल क्या करेंगे हम लोग? कल अपना बीएसटी है, कल प्लीज बीएसटी कल मैं बहुत जोर लगा रहा हूं कि बीएसटी का जो है बुक रेडी हो जाए, बट इवन इफ इट डज गेट रेडी, क्या? हाँ बट मैं बना रहा हूँ फिर, नेवरदलेस आई एम